Hello guys, welcome to our channel part 2 Reborn Bright Woman. Chapter 11 मुझे अंकल बुलाओ। अब तक कार में श्रेया ने शिवम के पैरों में लगी रस्सी को कुछ इसी तरह काट दिया था। अभी ये दो दृश्य ओवरलैप हो रहे थे, जिससे शिवम के पैरों में फिर से सुन्नता फैल गई। दवाओं का असर, जो अभी अभी दर्द से दब गया था, वो अब फिर से उसके शरीर में छटपटा रहा था। उसने अपनी मुठियां भींच के अपनी आंखें बंद कीं और अपने दांत भींच लिए, क्योंकि वह इसे सहन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होती जा रही थीं। शिवम की नसों को झटका लगा और उसके मुंह से धीमी सी सीख निकल गई, क्योंकि श्रेया ने उनकी पैंट में एक बड़ा छेद कर दिया था। शिवम के पैर में घाव उसके टखने से थोड़ा ऊपर था। उसकी पैंट के कवर के बिना खून की मोटी गंध निकलने लगी। अब आगे चांदनी के नीचे शिवम का पैर जांच करने के लिए श्रेया ने अपना सिर नीचे किए हुए थी। उसने उसके पैरों की जांच करके पुष्टि की कि यह एक अव्यवस्था थी और घाव इतना गहरा नहीं था। उसने अपना सिर उठा के शिवम को देख के कहा, अंकल, आपको दूसरों से संपर्क करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जंगल में खून की गंध जानवरों को आकर्षित कर सकती है। गुस्से में पूछने से पहले शिवम थोड़ा चौंक गया। तुमने मुझे अभी क्या कहकर पुकारा? चाचा। हाँ, कोई समस्या है? श्रेया ने अपने कंधे उचकाए और मासूमियत से उसकी तरफ देखकर पूछा। उसे इस तरह से देखकर शिवम ने एक दो तेज खांसी निकालकर अपने दांतों को पीसते हुए कहा, खांसी खांसी, मैं उतना बूढ़ा नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। बेशक श्रेया जानती थी कि वह केवल 28 साल का था। उसने जानबूझकर उसे ऐसे अंकल बुलाया था। मैं इस साल सिर्फ 18 साल की हूँ। तुम कितने साल के हो? सु युआन ने जवाब दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए सीधे उसकी ओर देखा, जैसे उसकी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। 18? शिवम थोड़ा हैरान हो गई थे, क्योंकि उनके अपने आंखें पार कर श्रेया को घूर कर देख रहा था। वह भी 28 साल का था, उससे 10 साल बड़ा। भले ही उन्हें अंकल कहना सही लगे, लेकिन शिवम अभी भी थोड़े उदास थे। श्रेया ने पूछना जारी नहीं रखा, लेकिन मुस्कुरा के कहा, अंकल, आपका पैर डिस्लोकेट हो गया है। मैं इसे अभी आपके लिए फिर से जोड़ दूंगा। जैसे ही श्रेया के शब्द उसके मुंह से निकले, एक जोड़ी सोते हाथ ने शिवम के बछड़े को पकड़ लिया, जिससे शिवम के पैर की गर्माहट ने एक बार फिर शिवम के होश उड़ा दिए। लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपने बछड़े से दो काका की आवाजें सुनी। हम्फ। शिवम ने दबी हुई कराह निकाली और उनके माथे पर पसीने की बूंदें तैरने लगीं। श्रेया ने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। उसने उसे जमीन पर दबा के जल्दी से उसकी बेल्ट खोल दी। शिवम दर्द से उबरे नहीं था, इसलिए वह गुस्से में केवल एक शब्द बोलने में कामयाब रहा। श्रेया ने उसकी बेल्ट हटा के एक पेड़ की शाखा निकाल ली। वह मुस्कुराई और बोली, अंकल, ऐसे समय में उन बातों के बारे में मत सोचो। फिर एक विराम के बाद वह जारी रही, यदि तुम वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं उपचार के बाद तुमसे दूर छिप जाऊंगी। मैं तुम्हें पर्याप्त जगह दूंगी, तब तुम अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हो। ठंडे पसीने से तरबतर होते ही शिवम की नसें दौड़ने लगीं। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, दफा हो जाओ। श्रेया के होंठ मुड़े हुए थे। उसने शाखा को शिवम के बछड़े से चिपका के बेल्ट से बांध दिया। ये सब करने के बाद वह मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। चाचा, मुझे लगता है कि आपको जल्दी से बाहरी दुनिया से संपर्क करना चाहिए। अन्यथा यदि आपका पैर वास्तव में अपंग हो जाता है तो यह आपके भावी जीवन को प्रभावित करेगा। और अंकल, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है जिससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। फिर श्रेया ने डरने का नाटक करते हुए अपनी बाहों को भी गले लगा लिया। डरा हुआ शिवम के होंठ कांपने लगे। इस छोटी सी बच्ची ने अभी अभी कार में उस लीडर से लड़ाई की थी और उसकी बंदूक भी छीनने की कोशिश की थी। उसके जैसा कोई कैसे डर सकता है? यहाँ तक कि अगर वह कार से कूद गया होता और उसका सिर किसी चट्टान से टकरा जाता, तो भी उसे इस लड़की पे विश्वास नहीं होता। हालांकि वह आज वास्तव में बदकिस्मत था। उसका अपहरण जानबूझकर उसके बगल वाले व्यक्ति से बलात्कार करने के लिए किया गया था, लेकिन उसने इस छोटी लड़की से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। शिवम ने अफसोस के साथ अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी घड़ी को प्रकट करने के लिए अपनी कलाई उठा के उसने घड़ी पर 3 बार टैप किया।
श्रेया ने उसे असमंजस में देखा, समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कर रहा है। फिर 10 मिनट बाद ही वह सब समझ गई। हवा में हाहाकार मच गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि दूर से एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। श्रेया अपने होश में आ गई, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाती, इससे पहले वह कुछ ऐसा सूंघ लेती है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ये कीटाणुनाशक की गंध थी। अपने पिछले जन्म में, अपने जीवन के 8 वर्ष, ये गंध हमेशा उनकी नाक में भरी रहती थी। इसलिए वह अपनी आंखें नहीं खोलना चाहती थी, इस डर से कि वह उस स्थान पर वापस आ जाएगी जहां उसको 8 साल बंद करके प्रताड़ित किया गया था। हालांकि जब वह पलटी और सोना जारी रखना चाहती थी, तो उसके शरीर के नीचे के कोमल स्पर्श ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और कांच के माध्यम से गर्म धूप उसके चेहरे पर चमकने लगी। फिर उसने अपने आसपास के नज़ारे को देखा। यह एक वार्ड था, लेकिन निश्चित रूप से यह वार्ड जेल अस्पताल में का वह वार्ड नहीं था। सु युआन ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने मरीज का गाउन पहना हुआ है। गौर से देखने पर उस पर एसओ फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल शब्द लिखा हुआ था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि उसे याद आया कि क्या हुआ था। पिछली रात शिवम ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया था। जैसे ही उसने देखा कि मदद आ गई है, उसे आराम मिला, लेकिन उसी समय वह वास्तव में बेहोश हो गई थी। कल बहुत कुछ हुआ था, और हर तरह की छवियां उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया और अचानक अपना चेहरा छूने के लिए बाहर निकली, ये स्पर्श करने के लिए कि यह चिकना और नाजुक था। उसने अपने हाथों को नीचे देखा। वे दुबले पतले और सफ़ेद थे। हालांकि कल की यातना से कुछ खरोंचें आई थीं, फिर भी वे सुंदर थीं। ये उसके हाथ थे, एक जोड़ी हाथ जो नष्ट नहीं हुआ था। चैप्टर 12 एक अलग व्यक्ति। अब तक वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, इससे पहले कि उसे याद आया कि क्या हुआ था। पिछली रात शिवम ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया था। जैसे ही उसने देखा कि मदद आ गई है, उसे आराम मिला, लेकिन उसी समय वह वास्तव में बेहोश हो गई थी। कल बहुत कुछ हुआ था, और हर तरह की छवियां उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थीं। उसने अपना सिर हिलाया और अचानक अपना चेहरा छूने के लिए बाहर निकली, ये स्पर्श करने के लिए कि यह चिकना और नाजुक था। उसने अपने हाथों को नीचे देखा। वे दुबले पतले और सफ़ेद थे। हालांकि कल की यातना से कुछ खरोंचें आई थीं, फिर भी वे सुंदर थीं। ये उसके हाथ थे, एक जोड़ी हाथ जो नष्ट नहीं हुआ था। अब आगे श्रेया खुशी से मुस्कुराई। उसकी आंखों के कोनों से खुशी के आंसू बह निकले थे। वह बेहद खुश थी कि उसका पुनर्जन्म वास्तविक था और अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी। वह धीरे से बिस्तर से उतरी, खिड़की के पास गई और उसे खोल दिया। धूप की महक वाली गर्म हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धूप को गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दीं। ये वह धूप थी जो उसकी थी, वह स्वतंत्रता जो उसकी थी। वह अपने दिल में खुशी मनाते हुए सुध से ही बोली, नन्ही श्रेया, तुम्हारा वापस स्वागत है। जैसे ही वह लालच से धूप सेक रही थी, उसी पल वार्ड का दरवाजा अचानक खुल गया। छोटी लड़की, तुम पहले से ही जाग रहे हो, प्रवेश करने वाली नर्स ने पूछा। श्रेया ने पलट कर देखा कि नर्स मेडिकल कार्ड को धक्का दे रही है। उसने अचानक कुछ सोचा और पूछा, नर्स, मेरे साथ आए सज्जन आए थे, वह अब कैसे हैं, और अब कहाँ है? नर्स मेडिकल कार्ड से दवा का डिब्बा निकालकर उसे दे रही थी। जब उसने ये सुना, तो उसने सिर उठाया और श्रेया का चेहरा देखा। ये युवती वास्तव में सुंदर थी। उसने इतने लंबे समय तक अस्पताल में काम किया था और अनगिनत रोगियों को देखा था, लेकिन उसके सामने ये युवती निश्चित रूप से सबसे सुंदर थी। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन इससे उसकी सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके उलट वह और भी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये सोचकर कि उसके वरिष्ठों ने अभी अभी उसे क्या बताया था, नज़ ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं। उसने सुना कि निर्देशक भी इन दोनों को नाराज नहीं कर सकता। उसे उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी थी और उन्हें नाराज नहीं करना था। इस समय उसे छोटी लड़की का सवाल याद आया और उसने जल्दी से कहा, जो सज्जन तुम्हारे साथ आए थे वे ऊपर हैं। उसे अब एक शारीरिक परीक्षण के लिए ले जाना चाहिए। मुझे पता है, आपको धन्यवाद। श्रेया के बोलने के बाद वह जल्दी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी।
उसकी हरकत देखकर नर्स घबरा गई और उत्सुकता से पूछा, छोटी लड़की, तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो, तुम कहाँ जा रहे हो? हालांकि जब तक नर्स अपने होश में वापस आई और उसका पीछा किया, उससे पहले ही श्रेया गलियारे में गायब हो चुकी थी। नर्स ने अपना सिर खुजलाया और निराशा से भरे चेहरे के साथ बुदबुदाई, ये छोटी लड़की इतनी तेजी से कैसे चली गई? वह लगभग तुरंत गायब हो गई। श्रेया भागकर पहले ही लिफ्ट ले चुकी थी। अपने पिछले जीवन में वह अक्सर इस अस्पताल में आती थी और यहाँ के कुछ विभागों से बहुत परिचित थी, जिसमें हड्डी रोग विभाग भी शामिल था। जब वह 23 साल की थी तो उसने पहली बार अपने साथी के रूप में राज की कंपनी के वार्षिक बैठक में भाग लिया था। वह थी जिसने वार्षिक बैठक के लिए उद्घाटन गीत बजाया था। यह एक चिकना और सुंदर पियानो का टुकड़ा था जिसने सभी को प्रभावित किया। हालांकि यह उस दिन था जब उसकी शराब की सहनशीलता इतनी कम थी कि उसे समय से पहले ही वार्षिक बैठक छोड़नी पड़ी। वापस लौटते समय उसकी एक कार दुर्घटना हो गई और उसकी बाईं हाथ के 3 उंगलियां कुचल गई थी। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी पियानो नहीं बजाया। जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था, वह पहले ही वीआईपी वार्ड की इमारत से बाहर निकल चुकी थी। आंगन में फूलों की एक बड़ी क्यारी थी और फूलों की क्यारी में तरह तरह के फूल बड़े करीने से लगाए गए थे, जिससे वह सहज महसूस कर रही थी। श्रेया ने अपने कदम धीमे कर लिए। अपने पिछले जीवन में जब भी वह अपनी उंगलियों की जांच करने के लिए आती थी तो वह यहाँ आकर बैठ जाती थी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर और उसकी सुगंध को सूंघकर उसके दिल की पीड़ा कम हो जाया करती थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खिले हुए फूलों पर एक गहरी सांस ली। श्रेया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और ऊपर देखा। इस समय उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी हो गई थी, साथ ही उसके दोनों आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके साथ उसका वह मुस्कान मानो वह सुध ही सुध का मजाक उड़ा रही हो। रणबीर अपने राष्ट्रपति के व्हीलचेयर को धक्का दे रहे थे जब उन्होंने अभी अभी अपने पैर की जांच पूरी की थी। दूर से उसने श्रेया को देखा और एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, प्रेसिडेंट ओबरॉय, कल की युवती ठीक हमारे सामने है। ऐसा नहीं था कि शिवम की दृष्टि अच्छी थी, लेकिन ये कि इस समय लड़की बहुत ही अधिक आकर्षक लग रही थी। श्रेया लंबी थी और वह रोगी के वेश में फूलों की क्यारी के पास बैठी हुई थी। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और वह धूप में सफ़ेद और चमकीली थी। उसके खूबसूरत काले बाल हवा में लहरा रहे थे और इसे नज़रअंदाज करना वाकई मुश्किल था। शिवम ने रणबीर की उंगली का पीछा किया और देखा कि यह वास्तव में पिछली रात की छोटी लड़की ही थी। कल अलग होने के बाद पहली बार उसने उसे देखा था। वह कल की अजीब पोशाक से बदल गई थी और छोटी लड़की वास्तव में कल की तुलना में बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। सफ़ेद रोगी के गाउन ने उसे ठंडा और सुरुचिपूर्ण बना दिया था और बिना मेकअप के तो उसका चेहरा और भी अधिक नाजुक लग रहा था। इस समय शिवम के दिल और दिमाग में एक ही सॉन्ग बजने लगा। हो ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे वीणा की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बलखाएं बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे 16 श्रृंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उसी समय रणबीर के आवाज सुन के वह अपने होश में आकर शिवम सोचने लगा, क्या उन्हें जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए। उन्होंने देखा कि वह किसी चोच में गुम थी। उसने वही अस्पताल का गाउन पहना हुआ था जो श्रेया ने पहना हुआ था। उसके लंबे भूरे घुंघराले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसने पुरुष शैली का कोट भी पहना हुआ था। वह श्रेया को अपने प्यार भरी आंखों से देखे ही जा रहा था। अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक उसी समय रणबीर के आवाज सुन के वह अपने होश में आकर शिवम सोचने लगा, क्या उन्हें जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए। उन्होंने देखा कि वह किसी चोच में गुम थी।
उसने वही अस्पताल का गाउन पहना हुआ था जो श्रेया ने पहना हुआ था। उसके लंबे भूरे घुंघराले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसने पुरुष शैली का कोट भी पहना हुआ था। वो श्रेया को अपने प्यार भरी आंखों से देखे ही जा रहा था। अब आगे श्रेया अपने वेथे है जगह से एक झटके में खड़ी हो गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। वह वहां से भागकर अपने वार्ड में गई और अपने कपड़े बदलने लगी। इधर उसे ऐसे भागते देख शिवम शौकद हो गया। उसने अपने सहायक को देखा। रणबीर भी अपने बस के इशारे को समझकर श्रेया के वार्ड के तरफ चल देता है। वहां वह देखता है कि सोती लड़की वहां पर एक कागज का टुकड़ा सोर के निकल गई थी। रणबीर उसे रोकना चाहता था पर श्रेया बहुत फास्ट भाग रही थी, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। जब वो फिर अपने बस के पास जाके उसे रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नज़र टेबल के ऊपर रखे उस कागज़ के टुकड़े पर पड़ी। वो उस कागज़ को लेकर शिवम के पास आके उसे वह कागज़ दे देता है और उसे वह सब बता देता है जो उसने देखा था। ये सब सुन के शिवम ने जल्दी से वह कागज़ खोल के देखा जिसमें सिर्फ सॉरी और थैंक्स लिखा हुआ था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। फिर वो अपने सहायक के साथ अपने वार्ड में आकर रणबीर को श्रेया के बारे में डिटेल्स निकालने को कह दिया और अपने आंख बंद करके आराम करने लगा। इधर श्रेया इन सब से बेखबर अपने माँ के कब्र पर बैठ के कब से रोए जा रही थी। आज ही वह मनहूस दिन था जब श्रेया के पापा रिहान ने उनके रखेल निकिता, श्रेया के सौतेली माँ, के बात मानकर उसके माँ को तलाक देके उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया था। ये सब याद आते ही उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। अब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह अपने माँ के कवर को प्रणाम करके धीरे धीरे वहां से उठकर अपने घर चली गई। वह अपने घर में प्रवेश करते हुए उदासीन महसूस कर रही थी। अपने पुनर्जन्म से जागने के बाद उसने अपने घर पर स्पष्ट दृष्टि डाली। वह पहले अपने माँ के कमरे में गई और अपने माँ के फोटो के सामने खड़े होकर अपने मूर्खता को स्वीकार किया। वह अब समझ रही थी क्यों उन लोगों ने उसके माँ की डेथ के बाद उसे अपने घर लेने आए थे। वह कितनी भोली और बेवकूफ़ थी जो उनके जाल को प्यार समझ बैठी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वह इस जन्म में उन सबको खून के आंसू रुलाएगा। फिर उसने थोड़ा सा दलिया बनाकर खाने के बाद सोने की तैयारी की, लेकिन अपने आंखें बंद करने से उसका मन आश्चर्य करने लगा। तभी एक प्यारी सी आवाज़ श्रेया को सुनाई दिया, मास्टर, आप अंत में यहाँ मेरे पास आ गई हैं। मैं अब और ऊब महसूस नहीं करूँगा। श्रेया ने डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोल ली। उसी समय उसके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य आ गया। वह किसी अनजान स्थान पर खड़ी है। ये जगह ऐसी है जो सबके कल्पना से भी बाहर आती है। एक विशाल बुद्ध मंदिर। चारों ओर देखने पर उसने देखा कि यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? और मैं यहाँ पहले स्थान पर क्यों हूँ? वह सुध से ही पूछती है। मास्टर, कृपया मेरी उपेक्षा मत करो। उसने फिर एक प्यारी सी आवाज़ सुनी और साथ ही उसे लगा कि कोई उसकी पैंट खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक छोटा लड़का उसका पैंट खींच रहा है। एक छोटा लड़का और साहा में उसके माथे पर छोटा सा सींग भी है। वो शोकद हो जाती है, फिर सुध ही सुध से बोली, मुझे लगता है कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। वह बिल्कुल भी कुछ नहीं बोली। लड़का वास्तव में अपने मालिक के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब श्रेया ने कुछ नहीं कहा तो उसकी आंखों के चारों ओर एक आंसू बन गया। मालिक, उसने श्रेया को फिर से बुलाया। आप कौन हैं? श्रेया पूछती है। मैं आपका अभिभावक हूँ, लड़के ने कहा। श्रेया के समान है। अब मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि यह एक सपना है। उसने सूद ही हाँ में अपना सर हिलाया। श्रेया के हाव भाव देखकर लड़के ने फिर बोला, मास्टर, यह कोई सपना नहीं है। मैं एक वास्तविक चीज हूँ। अब श्रेया बौखलाने लगी थी। वह अपने मन में ही बोली, ये लड़का मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकता है। यह असंभव है ना? उसने उस लड़के की तरफ देखा। मास्टर, मैं जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। आखिरकार, आप मेरे मालिक हैं। लड़का एक बड़ी मुस्कान देते हुए कहता है। क्या? वह ये सब देख और सुनने के बाद उस लड़के के पास पहुंचती है। वह उसके सिर, शरीर को छूती है, लेकिन कम से कम लंके के छोटे सीन को नहीं छूती। फिर वह वहीं लंके के पास बैठ के बाद उसे सब कुछ समझाने को कहती है। इस जगह को शिवालय मंदिर कहा जाता है। इस जगह के सभी क्षेत्रों में असीमित ज्ञान है।
ये सब इस शिवालय में संग्रहित है। आप बाद में ये सब देख सकते हैं। लड़के ने जारी रखा, ये तुम्हारा स्थान है। थोड़े समय बाद श्रेया उस लड़के से पूछती है, ये स्थान मेरा कैसे हो गया? मैं तुम्हारा स्वामी क्यों हूँ? श्रेया के सवाल सुनकर लड़का मुस्कुराकर कहता है, जो इस अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता है वह हमेशा मेरा स्वामी है। आप इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप मेरे स्वामी हैं। श्रेया फिर से पूछती है, तो आपके कथन के अनुसार कोई था जो पहले इस स्थान में प्रवेश कर सकता था? हाँ, बहुत समय पहले। अब तुम प्रवेश कर सकते हो, मुझे अब और अकेलापन महसूस नहीं होगा। ये कहते हुए लड़के ने उसकी एक उंगली पकड़ ली और उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी। श्रेया ने अपनी अभिव्यक्ति को नरम कर दिया। ये लड़का बहुत प्यारा लग रहा है। उसने लड़के के सिर को थपथपाने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। फिर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उससे पूछा। श्रेया के सवाल से उस लड़के ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मास्टर मेरा नाम नहीं है, आप चाहे तो मुझे एक नाम दे सकते हैं। फिर तुम्हारा नाम आज से रुद्र होगा। उसने वास्तव में उसके नाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। उसने तो उसे शिवालय में रहने के वजह से ही उसे ये नाम दिए थे। गुरु आपका धन्यवाद। रुद्र को भी नामकरण की कुछ भी समझ नहीं थी, फिर भी वह अपने नए नाम से बहुत खुश था। स्माइल स्माइल विद अ हेलो। ठीक है, मुझे कल स्कूल जाना है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? श्रेया ने रुद्र से पूछा। मास्टर को बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। मैं आपको बताना भूल गया। मास्टर इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, आपकी आत्मा के साथ या आपके शरीर के साथ। यदि मास्टर खतरनाक स्थिति में है, तो मास्टर इस जगह में छिप सकता है। क्या ये सुविधाजनक है? हाँ। चैप्टर 14, स्कूल और 2 सफ़ेद कमल की योजना। अब तक मास्टर को बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। मैं आपको बताना भूल गया। मास्टर इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, आपकी आत्मा के साथ या आपके शरीर के साथ। यदि मास्टर खतरनाक स्थिति में है, तो मास्टर इस जगह में छिप सकता है। क्या ये सुविधाजनक है? हाँ, धन्यवाद रुद्र, मैं कल वापस आऊंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पलक झपकते ही वह पहले से ही अपने कमरे में थी जब उसने अपनी आंखें वापस खोलीं। मैं सच में वापस आ गया। कभी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान से ऐसा आशीर्वाद भी मिलेगा। अब मज़ा आएगा। अब आगे। नींद से जागते ही श्रेया नाश्ता बनाकर खा लेती है, फिर अपने दादाजी के पास और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने माँ के घर से निकलकर अपने दादाजी के पास पहुंची, लेकिन घर में आते ही उसने परिवार के उन सभी लोगों को देखा जो उसके बर्बादी के कारण थे। फिर वह चुपचाप वहां से अपने दादाजी के पास गई और कुछ बात करने के बाद वह वहां से अपने कमरे में जाके अपने सारे सामानों को पैक कर अपने अंतरिक्ष में डालने के बाद घर से निकल जाती है। वह धीरे धीरे बस स्टॉप की ओर बढ़ती है। कुछ मिनट बाद बस आ गई। वह बस में चढ़ के शुल्क चुकाया और पीछे की सीट पर बैठ गई। उसने बस से अपनी निगाहें हटाईं और शहर के नज़ारों में खो गई। मास्टर, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने रुद्र की आवाज़ सुनाई दी, पर जब वो इधर उधर देख रही थी तो उसे वह कहीं नहीं मिला। श्रेया के हरकतों को महसूस करके रुद्र ने फिर बोला, मास्टर, आपको बाहर मेरी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। मास्टर, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझसे बात कर सकते हो। रुद्र को पता है कि अगर उसका मालिक अकेला बोल रहा था, तो उसके आसपास के लोग सोच सकते हैं कि उसका मालिक पागल है। रुद्र की बात सुनकर श्रेया ने अपने शरीर को आराम दिया। सौभाग्य से वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रुद्र से बात कर सकती है। फिर उसने जवाब दिया, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। विद्यालय, वह किस तरह की जगह थी? रुद्र अपने आश्चर्य भरे आवाज में पूछता है। फिर श्रेया उसे समझाने लगती है, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ इस दुनिया के लोग पढ़ने जाते हैं। तभी रुद्र ने कहा, ओह, अंतरिक्ष में हमारे शिवालय की तरह ही है ना? श्रेया सोचने लगी, वास्तव में? फिर बहसुद से ही बोली, मैं इसे बाद में देखने जाऊंगी। तभी उसके सामने उसके स्कूल का नज़ारा आने लगा तो उन दोनों के बीच की बातचीत बंद हो गई। फिर उसने घंटी बजाई तो बस वही रुक गया। वह स्वाभाविक रूप से बस से बाहर निकल के वहाँ के गेट से चली गई। यहाँ पर कई छात्र पहले से ही मौजूद थे। अपनी स्मृति का उपयोग करते हुए वह अपनी कक्षा खोजने चली गई। उसे यहाँ आकर बहुत उदासीन और अजीब लग रहा था।
उसकी आत्मा पहले से ही 25 साल की है, इसलिए उसने उस तरह की भावना महसूस की। सबकी सीटों से गुजरते हुए वह अपनी सीट पर जाके बैठ गई। उसकी सीट खिड़की के पास आखिरी पंक्ति में रखी गई थी। वह अपने सीट पर बैठने के बाद खिड़की की ओर मुड़ गई। वह अपने ससुरे भाई, बहन विनय और निता और साथ ही अपनी बहन तारा को अपनी पारिवारिक कार से बाहर जाते हुए देख सकती थी। निता और तारा उसकी सहपाठी थी जबकि विनय अभी मिडिल स्कूल जा रहा था। स्कूल में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल शामिल हैं, इसलिए वे सब साथ आए हैं। श्रेया उनकी कार से उनके साथ क्यों नहीं आ सकी? इसका कारण ये था कि श्रेया को उसके सहपाठी द्वारा धमकाया जाता था। वे धमकाई जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। अपने पिछले जीवन में वह दयालु थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके भाई बहनों को दूसरों से तंग किया जाए, इसलिए उसने चुपचाप अकेले ही सब कुछ सहा। अभी उसने होठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान दिखाई दे रही थी। हाय फुहर, तुम्हारा सप्ताहांत कैसा रहा? यहाँ उसे दबंग सुअर में बोलते हुए 3 लड़कियों ने अभिवादन करने के साथ वह लोग उसके बाल खींचने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन हाथ बढ़ाने वाली लड़की ने जब श्रेया का चेहरा देखा तो वह अचानक एक कदम पीछे हो गई। जब से श्रेया ने इन तीनों लड़कियों को देखा तब से उसकी आंखें बर्फीली और ठंडी हो गई थी, जैसे कि कोई शैतान नर्क से निकला हो। कड़ाके की ठंड से वे छात्राएं कांप उठीं। मैं तुम्हें बाद में एक सबक सिखाऊंगी फुहर। ये बोलते हुए वे लड़कियां अपनी सीट तक भाग गई। संयोग से निता और तारा ने भी उसी समय कक्षा में प्रवेश किया। वो श्रेया के पास टहलते हुए गई। श्रेया, क्या तुम ठीक हो? तारा ने उसकी चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखें अलग ही भाव दिखा रही थीं। वाह, क्या एक्ट्रेस है! वह वास्तव में महान है। अगर श्रेया को उसकी असली स्वभाव नहीं पता होता तो शायद वो भी उसके कृत्य से मूर्ख बन गई होती। श्रेया जानती थी कि वो अपना निबंध पूछना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तारा जो चाहती थी उसकी पुष्टि करने के बाद वह मुस्कुराए। उसकी मुस्कान देखकर श्रेया के आंखों पर अंधेरा छा गया। उसने पहले ही उन दोनों को बेइज्जत करने की योजना बना ली थी। तारा, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? उन लड़कियों ने उसे तंग किया था। अगर तुम उससे बात करती रहोगी तो तुम उनसे परेशान हो सकते हो। निता, बहन कम बेस्ट फ्रेंड, ने तारा को श्रेया से दूर रखते हुए उसका हाथ खींच लिया। वह हमारे सहपाठियों में से एक है। मैं यह नहीं देख सकता था कि उसे धमकाया गया था। तारा ने एक उदास मुस्कान के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। इतना बड़ा सफ़ेद कमल, वह एक बेहतरीन अभिनेत्री हो सकती हैं। लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि तारा और निता के वजह से ही श्रेया को उन लड़कियों द्वारा तंग किया जा रहा है। तारा और निता ने ही श्रेया को धमकाने के लिए उन लड़कियों को उकसाया और उन लड़कियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि श्रेया ने उनके बॉयफ्रेंड को बहकाया है। खैर, श्रेया ने उनके बॉयफ्रेंड से केवल एक बार बात की थी और वह भी केवल होमवर्क शामिल था। तारा और निता के उकसाने पर ही वे लड़कियां श्रेया से ईर्ष्या करने के साथ उसे धमकाने भी लगीं। वास्तव में श्रेया को नहीं पता था कि तारा और निता ने उन लड़कियों को क्यों भड़काया, जब तक कि उसने तारा, निता और विनय के बीच की बातचीत नहीं सुनी। वे लोग कह रहे थे कि उनकी प्लानिंग काम कर रही है, जिसके कारण उसका ग्रेड खराब होता जा रहा था। उस समय वह कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उनके शिक्षक आए और पाठ शुरू किया। पहला पाठ, रसायन शास्त्र, प्रारंभ हुआ। वह हमेशा इस विषय को पसंद करती है। हालांकि उसने पहले ही सबक ले लिया था, लेकिन उसने फिर भी सबक सुना। 2 घंटे के लेक्चर के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया गया। तारा ने श्रेया को उसके पीछे आने का इशारा करके बाहर चली गई। श्रेया जानती थी कि वो चाहती थी कि वह उसको अपना निबंध सौंपे दे। श्रेया ने अपने बैग से निबंध निकाल के जल्दी से तारा का पीछा किया। वे दोनों एक खाली गलियारे में चले गए। इसे मुझे दे दो, तारा ने श्रेया के हाथ में लिए हुए बुक को इशारा करते हुए फिर कहा, इसे मुझे सौंप दो। उसने श्रेया को देखा और महसूस किया कि वह उसे वह बुक देने में हिचक रही है। क्या? मैंने तुम्हारी प्रतिलिपि नहीं बनाई, यह मेरी है। कल मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। श्रेया ने बुक को जोर से पकड़ा। बस यह मुझे दे दो। उसने श्रेया की बात ना सुनने का नाटक करते हुए उससे पेपर सीन लेती है। उसने खुशी से उस बुक से श्रेया का नाम मिटा के उस पर अपना नाम लिखा और श्रेया को वही छोड़ दिया।
इस समय श्रेया अपने होठों से बर्फीली मुस्कान बिखेर रही थी। अब तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारी बदनामी करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मास्टर, आप उसके साथ क्या करेंगे? रुद्र ने श्रेया की बात सुन के प्रश्न पूछा। आप बाद में देखेंगे। ये कहते हुए श्रेया हंस पड़ी। चैप्टर 15 पलटवार और दो श्वेत कमल के लिए शर्मनाक क्षण। अब तक बस यह मुझे दे दो। उसने श्रेया की बात ना सुनने का नाटक करते हुए उससे बेपसीन लेती है। उसने खुशी से उस बुक से श्रेया का नाम मिटा के उस पर अपना नाम लिखा और श्रेया को वही छोड़ दिया। इस समय श्रेया अपने होठों से बर्फीली मुस्कान बिखेर रही थी। अब तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारी बदनामी करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मास्टर, आप उसके साथ क्या करेंगे? रुद्र ने श्रेया की बात सुन के प्रश्न पूछा। आप बाद में देखेंगे। ये कहते हुए श्रेया हंस पड़ी। अब आगे दूसरा पाठ भाषा था। तारा जो निबंध चाहते थे वह इसी विषय के लिए था। शिक्षक कक्षा पे आने के बाद अपना पाठ शुरू करने से पहले सबसे उनका लिखा हुआ निबंध एकत्र करना चाहते थे। शिक्षिका ने जीतने भी कागज प्राप्त किया उस सब की गणना के। किसने अपना होमवर्क अभी तक नहीं दिया है? कृपया कबूल करें। शिक्षक ने अपने छात्रों से पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, किसी ने कबूल नहीं किया तो शिक्षक ने सभी से कहा, तो फिर जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं, कृपया खड़े हो जाना। उसके बाद फिर तुम बैठ सकते हो। शिक्षक ने धीरे से नाम पुकारना आरंभ किया। शिक्षक के नाम पुकारने से श्रेया को छोड़कर हर कोई खड़ा हो गया था। श्रेया को पता था कि अगर वो तारा को अपना निबंध देगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना निबंध दिया क्योंकि यह तो उसकी का ही एक योजना था। शिक्षक ने श्रेया को देखा और वह उसके स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर रहा था। जब श्रेया ने ये देखा तो वह अपने जगह से खड़ी होकर शिक्षक के तरफ चलने लगी। जब वह शिक्षक के सामने पहुंची तो वह रुक गई और उनसे बोली, मैंने पहले ही निबंध जमा कर दिया है सर। उसकी आवाज़ ना ही तेज और ना ही धीमी थी। इस वजह से वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। श्रेया के बात सुनकर शिक्षक ने कहा, लेकिन मुझे इन कागज़ों पर आपका नाम नहीं मिला। इस समय श्रेया शिक्षक के आंखों में देखकर एक दुखी रूप बनाते हुए बोली, बेशक आप इसे नहीं देख पाओगे। किसी ने मेरा निबंध चुरा लिया था और मेरे कागज़ पर उसका नाम लिख दिया था। ये कहते हुए वह चुप हो गई। जब सभी ने श्रेया की बात सुनी तो इस बात से सभी हैरान हो गई। क्या आप जानते हैं कि उसमें किसका नाम लिखा है? शिक्षक इस तरह के छात्र को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने जल्दी से पूछा। हाँ, मुझे पता है। ये कहते हुए श्रेया अपनी बहन की तरफ देखने लगी। फिर उसने शिक्षक के तरफ देखकर कहा, ये तारा है सर। उसके यह बात सुनकर हर कोई तारा को हैरान निगाहों से देखने लगे। अरे श्रेया, तुम तारा पर इस तरह आरोप नहीं लगा सकती हो। तुमने कहा कि वह तुम्हारे निबंध की चोर है, तो तुम हमें सबूत दो। तारा की चचेरी बहन नीता ने अपनी बहन का बचाव किया। फिर क्या मैं मिस तारा से पूछ सकता हूं कि हमें बताएं कि उन्होंने अपने निबंध में किस तरह की बातें लिखी हैं? श्रेया ने मुस्कराते हुए पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत खतरनाक लग रही थी। श्रेया के सवाल से तारा और नीता अवाक रह गई थी। बेशक श्रेया से निबंध लेने के बाद उसने निबंध नहीं पढ़ा था। निबंध प्राप्त करने के बाद उसने इसे तब तक के लिए रख दिया जब तक कि शिक्षक ने उसे जमा करने के लिए नहीं कहा। इसलिए वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उस निबंध में क्या लिखा गया था। लेकिन तभी तारा को याद आया कि मुख्य विषय ड्रग्स था। मैंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में लिखा था, तारा ने अपने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया। ओह, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। आपको याद रखना चाहिए कि आपने उस निबंध में क्या क्या लिखा था। क्या आप हमें सामग्री के बारे में बता सकते हैं? श्रेया तारा को फिर पूछा। श्रेया, अपने आप को ज़्यादा अहंकारी मत बनाओ। तभी क्लास के एक लड़की ने तपाक से कहा, तो अगर यह निबंध तुमने लिखी है फिर मैं हम सब तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास ये कहने के लिए सबूत हैं कि यह तुम्हारा निबंध है? श्रेया, रीता नाम की एक लड़की ने पूछा। ये सब सुनने के बाद श्रेया की मुस्कान और गहरी हो गई क्योंकि वह यही तो चाहती थी कि कोई उससे सबूत मांगे, तभी तो वह अपना प्लान और आगे बढ़ा पाएगी। फिर श्रेया एक एक करके सबके तरफ देखते हुए ही कहती है, दुर्भाग्य से आप सबके लिए मेरे पास ये सबूत है। मैं सामग्री के बारे में जानती हूँ।
पहले पैराग्राफ में मैंने चिकित्सा उपयोग में दवा के उपयोग के बारे में लिखा था। भले ही यह चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग छोटी खुराक में किया जा रहा था। दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में मैंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारकों के बारे में लिखा। चौथे, पांचवें और छठे पैराग्राफ के लिए मैंने खुद पर, समाज पर और हमारे देश पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभावों के बारे में लिखा। आखिरी लेकिन कम से कम आखिरी पैराग्राफ में मैंने निबंध के लिए निष्कर्ष लिखा था, और यही मेरा प्रमाण है। फिर श्रेया शिक्षक के तरफ मुड़ के उनसे पूछती है, क्या ये सही है, शिक्षक पटेल? पहले तो वह अपने सहपाठियों का सामना कर रही थी, लेकिन अब वह पुष्टि के लिए शिक्षक पटेल की ओर मुड़ी। हाँ, वो सही है। यह निबंध ठीक वैसा ही लिखा गया है जैसा उसने अभी बताया था। शिक्षक पटेल ने निबंध पढ़ते हुए ही अपना सिर हिलाया। अगर मिस नीता और आप सब मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं इसे शब्द दर शब्द पढ़कर आप सबको सुना सकती हूँ। श्रेया ने सबको अपना सुझाव दिया। वह वास्तव में वही पढ़ सकती थी जो उसने उस निबंध में लिखा गया था। फिर उसने सभी को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। तारा और नीता ने अपना सिर नीचे करके अपने होठों को जोर से काट लिया। हर कोई उन्हें देख रहे थे। वह दोनों सबका ध्यान अपनी तरफ चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। उनके सभी सहपाठी उनको घृणा से देख रहे हैं। शिक्षक ने तारा के ओर निराशा भरी दृष्टि से देखा। उनकी सारी अच्छी प्रतिष्ठा आज बर्बाद हो गई। इस फूहड़ ने सब बर्बाद कर दिया। उन दोनों ने एक साथ सीधे श्रेया को देखा। श्रेया के लिए उनकी नफरत और बढ़ गई थी। श्रेया भी उन्हें अपनी उत्तेजक नज़रों से देख रही थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वो अब पहले की तरह मूर्ख श्रेया नहीं थी। वह अब इन सफ़ेद कमलों के सामने कभी नहीं झुकेगी। मिस तारा, क्या आपने स्वीकार किया है कि आपने उसका निबंध चुराया और उस पर अपना नाम लिखा? कुछ समय मौन के क्षण के बाद अंत में शिक्षक पटेल ने पुष्टि के लिए पूछा। तारा ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो इसे अस्वीकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि श्रेया के पास सबूत थे कि यह उसका निबंध था। तारा के हाव भाव देखकर शिक्षक पटेल ने आह भरी। ये छात्र, तारा एक अच्छा छात्र था, चाहे पढ़ाई में हो या अपने एटीट्यूड में। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारा ऐसा भी कुछ करेगी, लेकिन उससे क्या सबूत तो सच बोल रहा है ना। मिस तारा और मिस श्रेया, तुम दोनों कृपया मुझे स्टाफ रूम तक फॉलो करो। दूसरों के लिए कृपया सेल्फ स्टडी करें। फिर शिक्षक पटेल ने सारे कागज समेटे और कक्षा से बाहर चले गए। श्रेया और तारा शिक्षक के पीछे पीछे चले गए। श्रेया काफ़ी आराम के मूड में चल रही थी, जबकि तारा चिंता के साथ चल रही थी। वो श्रेया की ओर मुड़ी और सोचने लगी, ये कुतिया अभी भी मुस्कुरा रही है। श्रेया को लगा कि तारा उसकी ओर देख रही है, इसीलिए वह भी तारा की ओर मुड़ी गई और अपने होंठों पर एक ठंडी बर्फीली मुस्कान बनाई। श्रेया को इस तरह देखकर तारा को सदमा और डर लगने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया हो, जब उसने देखा कि श्रेया उसे देखकर मुस्कुरा रही है। अचानक उसे बाघ की मांद में चलने का एहसास हुआ। वे दोनों ऐसे ही स्टाफ रूम में पहुंचे। तुम दोनों जाओ और उस कमरे में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुमसे बाद आके मिलता हूँ। शिक्षक ने उन दोनों को आदेश देने के साथ ही उनकी उंगली ने उनको एक कमरा दिखाया। श्रेया और तारा ने चुपचाप एक साथ उस कमरे में प्रवेश किया। कोई भी फिलहाल बात नहीं करना चाहता था। श्रेया आलसी होकर उस कमरे के अंदर सोफे पर बैठ गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? एक आखिरी बार तारा ने पूछा। वह अब चुप नहीं रह सकी। क्या ये पूरी स्थिति? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी प्रतिष्ठा तुमने बर्बाद कर दी। तारा ने उसकी आवाज़ को मजबूती से दबाया। मैं बस सही काम कर रहा हूँ। अगर मैंने उन्हें पूरी बात नहीं बताई होती तो मैं वही रहूँगा जिसे शिक्षक ने अभी दंडित किया होता। श्रेया ने स्पष्ट तथ्य की ओर इशारा किया। लेकिन इसके साथ मेरी प्रतिष्ठा, और मैं आपकी बहन भी हूँ, तारा ने कहा। बहन मतलब सौतेली बहन जिसे श्रेया अपनी सगी बहन मानती थी क्योंकि चाहे उनके माँ अलग हो लेकिन बाप तो एक ही है ना, इसलिए। फिर अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने मुझे अपनी बहन के रूप में सोचा है? क्या बहन ने अपनी बहन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है?
क्या तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा की परवाह है? तुमने कभी मेरी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, फिर मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा की परवाह क्यों करूं? ये कहते हुए श्रेया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने होंठों पर एक बर्फीली मुस्कान बिखेर दी। यह मुस्कान, श्रेया के मुस्कान देखकर तारा फिर से कांप गई। वो श्रेया से दूर हट गई। उसे लगा कि वर्तमान श्रेया उस पर कूद सकती है और उसे मार सकती है। चैप्टर 16 श्रेया का जवाब तारा और नीता को। अब तक, लेकिन इसके साथ मेरी प्रतिष्ठा, और मैं आपकी बहन भी हूँ, तारा ने कहा। बहन मतलब सौतेली बहन जिसे श्रेया अपनी सगी बहन मानती थी क्योंकि चाहे उनके माँ अलग हो लेकिन बाप तो एक ही है ना, इसलिए। फिर अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने मुझे अपनी बहन के रूप में सोचा है? क्या बहन ने अपनी बहन को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है? क्या तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा की परवाह है? तुमने कभी मेरी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की, फिर मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा की परवाह क्यों करूं? ये कहते हुए श्रेया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने होंठों पर एक बर्फीली मुस्कान बिखेर दी। यह मुस्कान, श्रेया के मुस्कान देखकर तारा फिर से कांप गई। वो श्रेया से दूर हट गई। उसे लगा कि वर्तमान श्रेया उस पर कूद सकती है और उसे मार सकती है। अब आगे, तारा दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। उसे डर था कि गुस्से में श्रेया उसे घायल भी कर सकती है। अगर श्रेया ने उस पर हमला किया तो वो उस दरवाजे से पहले ही भाग सकती है। इस बीच श्रेया ने तो तारा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने तारा को अभी घायल कर दिया तो सभी शिक्षक तारा पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। आखिरकार, तारा एक सफ़ेद कमल जो थी। तारा शायद नहीं जानती होंगी कि इस कमरे में 2 सीसीटीवी कैमरे स्थित हैं, एक फ्रेम चित्र पर और दूसरा फूलदान के पीछे। लेकिन श्रेया को ये सब पता था। वह तो ये भी जानती है कि अभी अन्य शिक्षक भी कमरे के अंदर देख रहे हैं। तभी श्रेया ने उन 2 कैमरों की ओर एक नज़र डालकर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। ये देखकर सभी शिक्षक सहम गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस कमरे के अंदर छात्रों में से एक को उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। वे लोग एक दूसरे से बात करने लगे। एक ने शिक्षक पटेल से कहा, सभी छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कमरे में सीसीटीवी कैमरा है या सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाया गया है ना? उस शिक्षक का सवाल सुनकर और एक दूसरे शिक्षक ने कहा, शायद यह महज एक इत्तेफाक है। वे सभी कुछ भी निर्धारित नहीं कर सके, इसलिए फिलहाल उन लोगों ने दूसरे शिक्षक की बातों पर ही अपनी हामी भरे। फिर कुछ समय बाद शिक्षक पटेल ने कमरे में प्रवेश किया। कमरे में प्रवेश करते ही तारा को दरवाजे के पास खड़ा देखकर उसने उसे श्रेया के पास जाकर सोफे पर बैठने के लिए कहा। और जब तारा बैठ गई तो वह उन दोनों से बात करने लगी। मिस तारा, क्या तुम ये सब करना स्वीकार करते हो? शिक्षक पटेल ने तारा से सवाल पूछा। हाँ, उसने धीमी आवाज में स्वीकार किया। उसे यह स्वीकार करना ही पड़ा। उसने अपने मन में सोचा, यहाँ बस श्रेया और टीचर पटेल ही है। यहाँ उसने उनसे क्या कहा किसी को भी पता नहीं चलेगा। यही सब सोचकर उसने आगे कहना जारी रखा, कृपया शिक्षक पटेल, मुझे माफ़ कर दो। श्रेया, तुम भी कृपया मुझे माफ़ कर दो। अभी उसने अपना सफ़ेद कमल अभिनय शुरू कर दिया। श्रेया उसे इस तरह देखकर बस मुस्कुरा रही थी। वह जानती थी कि तारा अपने सहपाठियों के सामने कबूल ना करके यहाँ कबूल क्यों करेगी। तारा ने सोचा कि अगर वह यहाँ कबूल करके अपनी गलती दर्शाती है तो शिक्षक पटेल इस मामले को यही इसी कमरे में ख़त्म करने के लिए राजी हो सकते हैं। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि कुछ शिक्षक उसे और उसके सभी कार्य को देख रहे थे। श्रेया, तुम इस मामले में क्या सोच रही हो? शिक्षक पटेल ने अपना विचार श्रेया की ओर मोड़ा। शिक्षक की बात सुनकर श्रेया ने कहा, ये सबसे अच्छा है अगर हम इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। मिस तारा ने पहले ही मुझसे माफ़ी मांग ली है। इसके अलावा यह मामला वास्तव में इतना भी बड़ा नहीं है। उसने तारा के बारे में उल्लेख किया कि उसने उससे माफ़ी मांगी क्योंकि वह जानती थी कि तारा वास्तव में उसे हेय दृष्टि से देखती है। वो हमेशा सोचती थी कि श्रेया एक सौरी हुई औरत की बेटी, उसकी सौतेली बहन जिसकी माँ ने उसके पापा को बहका के उनसे शादी की थी, इसके अलावा वह और कुछ नहीं है। इसलिए तारा ने जब उससे माफ़ी मांगी तब यह उसके लिए एक झटका हो सकता है। तारा ने दिखावे के लिए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने सोचा वह बाद में इस फूहड़ से निपट लेगी।
और फिर सुध से ही कहा, रुको, जब तक तुम घर जा रही हो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। फिर कुछ समय बात करने के बाद शिक्षक पटेल ने उन दोनों को रिहा कर दिए। रिहा होने के बाद वे दोनों गलियारे से चलकर अपने क्लास में जा रहे थे। तभी तारा ने उनकी कक्षा में प्रवेश करने से पहले श्रेया की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, जब तुम घर पर जाओगी तब तक प्रतीक्षा करो, फिर तुम कभी इस अहंकारी रूप को नहीं रख पाओगे। उसकी बात सुनते हुए श्रेया केवल मुस्कुरा रही थी। क्या, मेरा घर पर इंतजार करो? हाँ, उसे आज उस घर पे तो जाना ही था, तभी तो उसका पूरा प्लान सक्सेसफुल होगा। आज एक दिन के बाद वह फिर कभी उस घर में वापस नहीं जाएगी। उसने पहले ही अपना आधा निजी सामान पैक कर लिया और रुद्र के साथ पुष्टि करने के बाद अपने स्थान पर रख दिया। ये सब देखकर रुद्र उत्साहित होते हुए बोली, ओह मास्टर, इसलिए आप अपना सामान अंतरिक्ष में रख रहे थे। लेकिन मास्टर, आपने अपना पूरा सामान क्यों नहीं लिया? श्रेया ने रुद्र की बात सुनकर उसे समझाया और कहा, अगर मैं अपनी सारे सामान ले आती तो मेरा आगे का प्लानिंग सक्सेसफुल कैसे होता? मैं उन सब से अपनी नाता पूरी तरह से तोड़ना चाहती हूँ। फिर वह एक डेविल स्माइल के साथ अपने कक्षा में प्रवेश किया। श्रेया के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा में पूरा सन्नाटा छा गया। लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए वह अपनी सीट पर जाके बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। जब तक कोई उसकी सीट के पास नहीं आया तब तक वह चकित महसूस कर रही थी। उसने ऊपर देखा तो नीता उसे ही गुस्से के भाव से देख रही थी। क्या? उसने उसे देखकर पूछा, क्यों किया था तुमने ऐसा? नीता ने वही सवाल पूछा जो तारा ने पूछा था। इस सवाल से वह वाकई बोर हो गई थी। क्या करना है? उसने उसके साथ खेलने का फैसला किया। तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। नीता ने अपनी आवाज़ बढ़ा दी। उसे लगा कि इस तरह से वह फिर से श्रेया को पहले की ही तरह डरा धमका पाएगी। लेकिन उसके सोच के उलट श्रेया ने उसे जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? श्रेया का जवाब सुनकर पहले तो नीता कुछ समय के लिए स्तब्ध हो गई। उसे श्रेया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी वह अपने गुस्से को संभालते हुए फिर श्रेया से पूछती है, तारा ने तुम्हारा निबंध क्यों चुराया जबकि वह इसे तुमसे भी बेहतर लिख सकती है? अभी उसका सवाल सुन के श्रेया वास्तव में हंसना चाहती थी। तुम्हें इसके बारे में अपने सबसे अच्छी बहन सॉरी दोस्त से पूछना चाहिए। वैसे वास्तव में मैं भी इसके बारे में बहुत उत्सुक हूं कि उसने मेरा निबंध क्यों चुराया। वह थोड़ा रुकी और तारा की ओर देखकर कहना जारी रखा, मिस तारा, क्या तुम हम सबको बता सकती हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने कहा कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, तो हम सब जानना चाहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। अब उसने तारा से पूछा कि जो उनसे ज़्यादा दूर नहीं बैठी थी, जिसने अपने दृढ़ स्वर में सभी स्टूडेंट्स को इस मामले में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। श्रेया के सवाल से तारा और नीता का शरीर जम गया जब उन्होंने सुना कि श्रेया उससे ऐसा पूछ रही है। नीता जो उसका सामना करना चाहते थे, अब वह भी बहुत चिंतित महसूस कर रही थी। श्रेया से बात करने का फैसला उसका था, लेकिन उसके इस फैसले से तारा के साथ साथ उसे भी सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। श्रेया अपनी आलसी अंदाज से उन्हें घूर रही थी। मामला तब शांत हुआ जब एक और शिक्षक कक्षा में दाखिल हुए। जब स्कूल का समय समाप्त हुआ तो श्रेया वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसे अपने प्रति कुछ घृणा भरी नज़रें महसूस हुई। वह जानती थी कि यह तारा और नीता है। वह दोनों उसे अपने नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद वह मुड़ी और कक्षा से जाने लगी। लेकिन वह सीधे घर नहीं गई, इसके बजाय वह एक पार्क में जाकर बैठ गई और आज सुबह घर पर जाने के बाद जो उसने अपने दादाजी के मुंह से सुना उसे उन सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब याद करके उसके दिल में फिर से दर्द था। वह किसी की भी परवाह के बिना बस रोए जा रही थी। चैप्टर 17 छुपे हुए राज जानना, साथ ही श्रेया का नाम और परिवार बदलना। अब तक मामला तब शांत हुआ जब एक और शिक्षक कक्षा में दाखिल हुए। जब स्कूल का समय समाप्त हुआ तो श्रेया वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसे अपने प्रति कुछ घृणा भरी नज़रें महसूस हुई। वह जानती थी कि यह तारा और नीता है। वह दोनों उसे अपने नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद वह मुड़ी और कक्षा से जाने लगी।
लेकिन वह सीधे घर नहीं गई, इसके बजाय वह एक पार्क में जाकर बैठ गई और आज सुबह घर पर जाने के बाद जो जो उसने अपने दादाजी के मुंह से सुना उसे उन सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब याद करके उसके दिल में फिर से दर्द था। वह किसी की भी परवाह के बिना बस रोए जा रही थी। अब आगे, श्रेया ने तो सोचा था उसके दादाजी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह तो उसे एक मकसद के लिए बस झेल रहे थे। सच तो ये था कि वह पूरा परिवार कभी उसका था ही नहीं। इसके अलग वो सब तो उसके माँ और उसके कातिल थे। फ्लैशबैक, सुबह जब अपने पापा के घर जाते हैं तो वह सबको लिविंग रूम में खुशी से बात करते हंसी मजाक करते देखते हैं। वह बही खड़ी कुछ समय उन सबको देखती रहती है, लेकिन वहाँ बैठे किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता, मानो वह एक हवा हो जिसे कोई नहीं देख सकता। उस समय श्रेया को सूद पर ही हंसी आ रही थी। उसका दिल दर्द करने लगा था। उसी इन सब से नफरत थी। वो अपने मन में उन सबको बर्बाद करने के ठान कर बाहर से अपने दादाजी के रूम में उन्हें देखने चली जाती है। उसके पुनर्जन्म के बाद से अब तक उसने अपने दादा को नहीं देखा था। वह बहुत इमोशनल, खुश और एक्साइटेड थी। उसे उनके साथ बहुत सारी बात करनी थी, लेकिन जब वह कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके दादा किसी से बात कर रहे हैं, इसलिए उसने थोड़ी देर बाहर ही वेट करने के बारे में सोचा। जब वह वेट कर रही थी तो उसने ना चाहते हुए भी अपने दादा के बात सुनी। वह फ़ोन के दूसरे साइड के इंसान से कह रहे थे, राना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह जेद लोकेत और वह प्रॉपर्टी उस श्रेया के पास होगी। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके और कौन दुश्मन है। कहीं वे लोग भी तो उससे वही नहीं चाहते जो हम चाहते हैं। वही उनके बात सुन के दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे श्रेया के दादाजी शैतानों के तरह हंसने लगे। फिर उन्होंने जो कहा वह सुनकर तो श्रेया अपनी जगह पर ही जम सी गई। दादाजी ने कहा, अरे राना मुझे लगता है उसके पास कुछ नहीं है। हमें उसे उसकी माँ के जैसे ही मार देना चाहिए। मैं अब उस बाहरी लंकी का प्यारा दादा बनते बनते थक गया हूँ। मैं अब और उसे मेरे घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वैसे भी मैंने सुना है वह लंकी उन बदमाशों से बस निकली है। सोलो ठीक है, मैं खुद उसे नहीं मारूंगी, लेकिन दूसरा तो मार सकता है ना। ये बोलते हुए वह फिर से हंसने लगे। ऐसे ही कुछ समय बात करने के बाद उन्होंने कोलकाता के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ आए। श्रेया को अब और उन्हें देखने का मन नहीं था, इसलिए वह वहां से जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वह जा पाती रूम का दरवाज़ा खुल गया। फिर जब उसने अपने दादा को देखा तो उसके दिल में सिर्फ नफरत उमड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे और आंखों में कोई भी भाव नहीं था। जब उसके दादा ने उसे अपने दरवाजे के सामने खड़ा देखा तो वह कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को नॉर्मल करके अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए श्रेया को अपने रूम के अंदर ले गई और उसके हालचाल के बारे में बात करने लगे। वह इसे वर्ताव कर रहे थे जैसे श्रेया के अपहरण के बारे में मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं। इस समय श्रेया सुध पर ही हंसी। उसे तो अब उनसे घिन और नफरत महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह अगर उनके सामने और कुछ समय रही तो वह उनको यही इसी समय मार डालेगी। इसलिए स्कूल जाने का बहाना बना के वह बाहर से चली गई। फ्लैशबैक एंड, श्रेया आसमान के तरफ देखकर रोते हुए ही जोर से चिल्लाती है और अपने माँ को याद करके कसम खाती है इस बार वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको अपने कर्मों की सजा देगी। इस समय ऐसा लग रहा था मानो श्रेया के दुख से प्रकृति भी दुखी हो रही थी। श्रेया के रोने के साथ ही प्रकृति में परिवर्तन शुरू हो रही थी, जैसे मानो वे भी रोने में श्रेया के साथ दे रहे हो। चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा सा गया और घमासान बारिश होने लगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाने के बाद बाहर के तूफान के साथ साथ श्रेया के अंदर के तूफान भी शांत हो गई। अब उसके दिल में बसा था सिर्फ नफरत उस पूरे परिवार के लिए जिन्होंने उसे तबाह कर दिया, उसके माँ को मार दिया। इस समय उसके आंखों में आंसू नहीं सिर्फ नफरत थी। फिर वह वहाँ से उठी और घर जाने से पहले उसने किसी को कॉल किया। वही करीबन 2 घंटे के बाद जब श्रेया घर पहुंची तो सब लोग उसे नफरत और घृण भरे आंखों से देख रहे थे। ये सब देखकर श्रेया को सब समझ में आ रहा था, फिर भी वह कुछ भी न जानने का नाटक करते हुए सबको अनदेखा करके अपने रूम में जाने लगी। तभी श्रेया के पापा ने उसके बालों को खींचते हुए उसे लिविंग रूम में ले जाकर फेंक देते हैं मानो वह कोई सामान हो।
श्रेया को अपने सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली। फिर उसके पापा उसके पास आकर उसे बेरहमी से मारने लगे। इस समय श्रेया बहुत तकलीफ में थी, जिसे देखकर उधर रुद्र तो जोर जोर से रोने लगा था, लेकिन उसके भी आंखों में अपने मालिक के तरह ही उस परिवार के प्रति नफरत दिखने लगा। काफी समय श्रेया को मार के जब उसका जी भर गया तो उसने अपने परिवार के बच्चों पर नजर डाली, जिससे वे सभी श्रेया के पास आ गई और फिर उसे बेरहमी से मारने लगे। खाच करके तारा और निता तो श्रेया पर एक जानवर की तरह तुत पड़े। उसी समय एक बूढ़ा आदमी अपने वकील और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर हंसे, लेकिन जब उन लोगों ने अंदर आकर श्रेया को इस हाल में देखा तो बूढ़ा अपने गुस्से से फट ही गया। तभी उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स को उन सबको श्रेया दूर फेंकने का आदेश दे दिया। अपने मालिक का आदेश मिलते ही उन लोगों ने सबको मार मार कर श्रेया से दूर किया। ये जो भी हो रहा था ये सब देखकर कपूर फैमिली, जो आराम से बैठकर श्रेया के मजे लेते हुए चाय पी रहा था, वह सब अपनी अपनी जगह पर शौकत बैठे बस देखे जा रहा था। जब तक वे सब अपने होश में आते बॉडीगार्ड्स ने मिलकर उनके बच्चों को पिटाई कर दी थी। उधर नाना जी श्रेया के पास जल्दी से आकर उसे सेक करके खुद का बनाया हुआ एक मेडिसिन खिला देते हैं और कल करके अपने परिवार को घर के अंदर बुला लेते हैं। वे सब जब अंदर आकर श्रेया को इस हाल में देखते हैं तो उनके दिल पर भी इस परिवार के लिए नफरत और अपनी बदसी श्रेया के लिए दर्द महसूस होता है। उन लोगों ने वहां पर श्रेया के नाना जी और उनके 2 बेटों को छोड़कर बाकी सभी ने जल्दी से श्रेया को हॉस्पिटल लेकर चले गई। उन लोगों के वहां से जाने के बाद दादाजी के साथ उनके 2 पोतों ने रेहान कपूर और उनके परिवार के सभी रिश्तेदारों को देखा, जिन्हें उनके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के रखा है। फिर उन्होंने अपने वकील के तरफ देखकर कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही वकील ने आगे आकर अपने घृण भरी आंखों से उनको देखते हुए कुछ पेपर उनके सामने रखते हुए उन सबको उस पर साइन करने को कहा। उस पेपर पर लिखा था कि अब से कैसे भी हो श्रेया के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। अब से श्रेया जिसे चाहे अपना परिवार मान सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट्स और पेपर पे लिखे हुए थे। उन बॉडीगार्ड्स के धमकी और श्रेया के नाना के साथ उसके दोनों भाइयों के दबाव में रेहान कपूर ने वह पेपर अपने हाथ में लेते हुए सब कुछ पढ़ना आरंभ किया। जितना उसने पढ़ा उतना ही उसका चेहरा भद्दा होता जा रहा था। लेकिन जो भी हो, पेपर पे साइन करने के सिवा उन लोगों के पास अब की दूसरा रास्ता नहीं था। बहना चाहते हुए भी उस पेपर पे साइन करके बाकी सबका भी साइन ले लेता है। फिर अपने स्टडी रूम में जाकर एक सेक लेते हुए वापस आता है और उस सेक के साथ वह पेपर उस वकील को दे देता है। यहाँ सब हो जाने के बाद श्रेया के नाना अपने सब लोगों को लेकर उन सबको वार्निंग देकर वहाँ से अस्पताल चले जाते हैं। इधर सेक को देने के बाद उन लोगों को डे से दिल का दौरा ही पड़ गया हो, क्योंकि सेक में कोई मामूली रकम नहीं थे, उसमें 300 करोड़ का राशि लिखा हुआ है। कुछ समय बाद जब श्रेया के नाना जी और बाकी सब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन लोगों ने देखा श्रेया अभी भी कोमा में है। श्रेया को इसे देखकर नाना जी जल्दी से श्रेया के पास आकर उसे सेक करने लगे। जब उन्हें तसल्ली हुआ तब जाके उन्हें राहत मिली, क्योंकि बस सिर्फ कोमा में थी। श्रेया को देखने के बाद नाना जी ने अपने बड़े बेटे और बहू को कुछ पेपर दिए, जिसमें कहा गया कि वह चाहे तो श्रेया आज और अभी से उनकी बेटी होगी। साथ ही उस कागजात के जरिए उन्होंने श्रेया का नाम बदलकर रुद्राक्षी आहूजा रख दिया। इसी तरह श्रेया कपूर से बदलकर रुद्राक्षी आहूजा बन गई। उधर शिवम श्रेया के इन्फॉर्मेशन ना पाकर हार मानते हुए उसके इन्फॉर्मेशन निकालना छोड़ देता है। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी खतरे में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चैप्टर 18 अपने नए परिवार से मिलना और शिवालय पर एक नज़र डालना। अब तक श्रेया को देखने के बाद नाना जी ने अपने बड़े बेटे और बहू को कुछ पेपर दिए, जिसमें कहा गया कि वह चाहे तो श्रेया आज और अभी से उनकी बेटी होगी। साथ ही उस कागजात के जरिए उन्होंने श्रेया का नाम बदलकर रुद्राक्षी आहूजा रख दिया। इसी तरह श्रेया कपूर से बदलकर रुद्राक्षी आहूजा बन गई। उधर शिवम श्रेया के इन्फॉर्मेशन ना पाकर हार मानते हुए उसके इन्फॉर्मेशन निकालना छोड़ देता है। फिर भी पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी खतरे में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब आगे वही 3 दिन के बाद श्रेया को जब होश आया तो उसने देखा कि वह एक हॉस्पिटल की बेड पर सो रही है।
पहले तो वह यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन जब वह उठने की कोशिश करती है तब उसे एहसास होता है कि वार्ड में वह अकेली नहीं है। वो फील करती है कि किसी के कोमल हाथों ने उसके हाथ को पकड़ कर रखा है। उसे यह एहसास होते ही वह उस हाथ को झटक कर खुद से दूर करना चाहती थी, पर जब उसने उस हाथ के मालिक को देखा तो वह रुक गई और अपने जगह पर ही जम गई। वह उसकी मामी थी। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ समय अपने मामी को देखने के बाद उसने अपने पूरे वार्ड में अतसे से नजरें घुमाई। फिर एक बार श्रेया ने अपनी आंखें बंद करके फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह अपनी दोनों मामी औ को अपने बिस्तर के पास बैठकर सोती हुई देख सकती थी। वह अपनी मामी को बुलाना चाहती थी लेकिन वह नहीं कर सकी। उसको उसका गला बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था, इसलिए उसने केवल एक अजीब सी आवाज़ निकाली। श्रेया के मामी मानसी ने जब कुछ आवाज़ सुना तो वो जल्दी से श्रेया को देखने के लिए अपनी सर उठाए। जब उसने श्रेया के उठने की कोशिश करते हुए देखा तो वह भी जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। रुद्रांशी, मेरी प्यारी, तुम जाग गई। भगवान का शुक्र है तुम्हें होश आ गया है। मानसी ने जब श्रेया से बात की तो उसके आवाज़ ने कमरे में सभी को आकर्षित किया। सभी लोग उसके बिस्तर पर दौड़ पड़े। वह हैरान थी कि बहुत से लोग यहाँ थे। उसने सोचा कि शायद आज वह फिर से मर जाएगी या फिर उसके नाना उसे बसाकर उसके साथ रहेंगे, केवल और केवल उसके नाना। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि उसे इस समय क्या करना चाहिए। ओह एक मिनट, उसकी मामी ने अभी उसे क्या कहकर पुकारा, रुद्रांशी। अब ये रुद्रांशी कौन है? वह तो श्रेया है ना? तो उसकी मामी उसे ऐसे क्यों बुला रही है? ये सब सोचते हुए वह और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रही थी। रुद्रांशी, नानाजी आहूजा ने उसे बुलाते हुए उसका सिर थपथपाया। श्रेया ने इशारा किया कि उसे थोड़ा सा पानी चाहिए। तभी एक लड़के ने आगे आकर जल्दी से गिलास में थोड़ा पानी डालकर श्रेया को दे दिया। थोड़ा पानी पीने के बाद श्रेया को लगा कि उसका गला अब पहले से ठीक लग रहा है। फिर वह अपने नाना के तरफ मुँह करके कहती है, नाना मेरा नाम श्रेया है, रुद्रांशी नहीं। फिर सबके तरफ देखकर पूछती है, आप लोग मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं? उसका ये सवाल सुन वहाँ खड़े सब लोग उसे प्यार भरी आंखों से देखते हुए मुस्कुराने लगते हैं। उधर उन सबको ऐसे देखकर श्रेया और ज़्यादा कंफ्यूज्ड होने लगती है। श्रेया का ये कंफ्यूज्ड भरा प्यारा रूप देखकर नाना जी जो उसके पास उसके सर पर अपना हाथ रखे खड़े थे, उन्होंने उसे प्यार से एक एक बात का जवाब दिया। उनकी सारी बात सुनकर श्रेया के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसके आंसू देख सब टेंशन में आ गए। उन्हें लग रहा था कि श्रेया ने फिर से उन सबको अपना परिवार नहीं माना। ये सोचते ही सबको बहुत बुरा लग रहा था, फिर भी सब ने उसे बस मुस्कुराकर दिलासा देने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे भी कोई काम नहीं हुआ, वह तो बस रोए ही जा रही थी। श्रेया की इस बड़ी ये हालत से सबके आंखों में भी आंसू आ गई। ऐसे ही कुछ समय श्रेया को रोते देखने के बाद श्रेया के मामी मानसी उससे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी श्रेया के बात सुनकर सबको खुशी और झटका दोनों एक साथ लगा। श्रेया ने मानसी जी को हक करके कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी थी, इसलिए ये सब हुआ। आई प्रॉमिस इस बड़ी ही गलती में दोबारा नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद जब सभी अपने होश में आई तो सब हंस पड़े। फिर मानसी जी ने श्रेया के बालों पे प्यार से हाथ फिराते हुए उसके माथे पर किस करके कहती है, तुम अब और नहीं रोगी, क्योंकि आज और अभी से तुम हमारी बेटी के साथ साथ हमारे घर की एकलौती प्रिंसेस हो। तुम आज से श्रेया कपूर नहीं, रुद्रांशी आहूजा हो। तभी उनके बातों के बीच नाना जी भी बोल पड़े, मैं भी अब से तुम्हारा दादा हूँ नाना, नहीं आज से तुम मुझे दादा बुलाना। उनकी इस बात से सब लोग हंस पड़े। फिर जब रुद्रांशी, श्रेया बाकी सब लोगों के तरफ देखने लगे तो सभी ने आगे आकर अपना परिचय दिया। पहले जिसने रुद्रांशी को पानी दिया था उसे पास खड़े एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, मैं तुम्हारा तीसरा बड़ा भाई आकाश हूँ। मैं एशिया के टॉप एक आँखों का डॉक्टर हूँ। ये मेरे भाई और तुम्हारे सेकंड बड़े भाई आयुष, ये भी एशिया के टॉप 10 हॉट सर्जन में से एक है। और लास्ट में ये जिसने तुम्हें थोड़ी देर पहले पानी दिया था ना, ये हमारे सबसे बड़े भाई रोहन है, ये भी एशिया के नंबर 1 दिमाग के डॉक्टर है। फिर एक जोड़ी आगे आकर बोले, मैं तुम्हारे छोटी माँ राधा और ये तुम्हारी छोटे पापा आशीष है।
तभी राधा श्रेया हाथ थाम कर बोली, हमें एक बेटी चाहिए, क्या तुम हमें छोटी माँ और छोटे पापा बुला सकते हो? ये पूछते हुए उन्हें डर भी लग रहा था, कहीं रुद्राक्षी उन्हें मना न कर दे। राधा जी को देखते हुए रुद्राक्षी को उनके मन की बात समझ में आ रही थी, इसलिए उसने भी उनके हाथों को थाम कर उस जोड़े को अपने प्यारे आवाज में बुलाया, छोटी माँ छोटे पापा। उसकी मुख से ये सुनकर वह दोनों बहुत खुश हो गई। फिर वे दोनों पीछे हट गई। फिर कुछ समय ऐसे ही बात करने के बाद रुद्राक्षी के पापा रणविजय ने सबको चुप रहने को कहकर रुद्राक्षी और दादाजी को रेस्ट करने को कहा। ऐसे भी अभी रुद्राक्षी थोड़ी कमजोर है, साहा ही दादाजी की भी उम्र हो गई है, इसलिए उन सब ने उन्हें रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया। सबके दूर जाने के बाद रुद्राक्षी ने रुद्र से पूछा, क्या मैं अंतरिक्ष में प्रवेश कर सकता हूँ? तभी एक प्यारी सी आवाज आई, मास्टर, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जैसे चाहें जब चाहें प्रवेश कर सकती हैं। वैसे भी ये तो आपकी ही जगह है। फिर रुद्राक्षी ने कहा, रुद्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब भी मैं अंतरिक्ष में प्रवेश करती हूँ तो क्या ये केवल मेरी चेतना है या मेरा पूरा शरीर? यह उसके लिए सबसे टेंशन की बात है। यदि अभी उसका पूरा शरीर अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो यहाँ सब लोग डर जाएंगे। मास्टर, तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहें चुन सकते हो। अंतरिक्ष तुमको अनुमति देता है कि तुम अपने शरीर के साथ प्रवेश करना चाहते हो या केवल अपनी चेतना के साथ। ठीक है, यदि तुम अपने शरीर में सुधार करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने शरीर के साथ ही प्रवेश करो। यहाँ तुम्हारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। यदि तुम केवल अध्ययन करना चाहते हो तो तुम अपनी चेतना के साथ भी प्रवेश कर सकते हो। रुद्र ने रुद्राक्षी को समझाया। ठीक है। वह जल्दी से बिस्तर पर चढ़कर खुद के बॉडी को इस पोजीशन में कर लिया जैसे वह भी सो रही हो। वह भी केवल अपनी चेतना के साथ अपने स्थान में प्रवेश करना चाहती है। इससे उसे बहुत मदद मिल सकती है अगर उसके परिवार के लोगों ने उसे इस तरह देखा और वे लोग सोचेंगे कि वह भी केवल सो रही है। फिर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि रुद्र उसकी ओर दौड़ रहा है और उसने उसके पैरों को गले लगा लिया। रुद्र एक छोटा लड़का था। मास्टर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रुद्र ने एक क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखकर कहा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात नहीं की थी? उसने उसके सिर पर प्यार से अपने हाथ फेरे। वह मायने नहीं रखता क्योंकि मैं आपका चेहरा नहीं देख सकता, साथ ही आप 3 दिन से कोमा में थे। रुद्र का चेहरा उसकी उत्साह से उदासी में बदल जाता है। फिर उसने जारी रखा, मुझे लगा आप मुझे देखना नहीं चाहते हैं। ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे पास मेरे पहले मास्टर के बाद से यहाँ अकेले रहे हुए बहुत लंबे समय हो गए हैं। उसकी बातों से रुद्राक्षी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वह गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। ये लड़का इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है। रुद्राक्षी ने उसे उठा के अपने बाहों में भर लिया। चिंता मत करो, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो तुम मुझे बस बताओ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। उसने कोमल स्वर में उससे बात की। मास्टर, धन्यवाद। अभी मुझे भिवाले में प्रवेश करने दो। मैं वास्तव में ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है। ये बोलते हुए वह रुद्र को अपने गले से लगाते हुए अंदर चली गई। मास्टर, आप मुझे अब नीचे जाने दो। यह मेरे लिए बहुत शर्मनाक बात है। उसकी इस बात से रुद्राक्षी हंस पड़ी। फिर उसने रुद्र को अपने गोदी से नीचे उतार दिखाया। कुछ दूर जाने के बाद रुद्र रुद्राक्षी के सामने जाकर कहने लगा, मास्टर, अब आप मुझे आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। वह वास्तव में उसको शिवालय के महानता के बारे में एक एक बात कहना चाहता था। रुद्राक्षी ने शिवालय में प्रवेश करते हुए देखा कि ये शिवालय वास्तव में बहुत बड़ा है। इसमें एक पुरानी आयुर्वेदिक औषधीय गंध भी था। पहली बार देखने पर भी वह वास्तव में इसे पसंद करने लगी। उसने अपने पिछले जीवन में देखे हुए पुस्तकालयों को याद किया। उसने मुंबई और राजस्थान में प्रसिद्ध पुस्तकालय का दौरा किया था, लेकिन इस शिवालय की अद्वितीयता और सुंदरता ने उसे इसके बारे में सब कुछ सुनने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ये शिवालय अपनी विशिष्टता में नहीं खोया था। इस शिवालय का निर्माण 8 आकार के किनारों से किया गया था।
वह अनुमान नहीं लगा सकी कि इस शिवालय में कितनी मंजिलें हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस शिवालय में लिफ्ट भी लगी हुई है। रुद्र, तुमने तो मुझे बताया था कि यह शिवालय बहुत समय पहले से ही यहाँ पर था, है ना? उसने पूछा। हाँ, रुद्र ने अपने मास्टर की ओर देखते हुए कहा। फिर वह रुद्राक्षी के असली प्रश्न के पूछने का प्रतीक्षा करने लगा। फिर ये लिफ्ट यहाँ क्यों मौजूद है? उसने उंगली उठाते हुए लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसके सवाल से रुद्र कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है मास्टर, मुझे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ के हर चीज तब से यहाँ है जब से मैं यहाँ हूँ। रुद्र को अपने मास्टर के प्रश्नों की जवाब देते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था। ठीक है, ठीक है। अगर मैं तार्किक रूप से सोचती हूँ तो ये स्थान ही अकेला सामान्य बात नहीं है। अगर शिवालय में लिफ्ट होती भी है तो इसमें क्या अजीब बात है? जब रुद्राक्षी ने इसके बारे में सोचा तो वह खुद पर ही हंस पड़ी। मास्टर, इस शिवालय में असीमित ज्ञान है। आपको बस ये सब इसी जगह पर खोजना पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे करना है। ये सब कहते हुए रुद्र ने खुशी से उसका हाथ खींच लिया और उसे एक बड़े से आईने की ओर ले गया। चैप्टर 19 आयुर्वेदिक पढ़ाई की शुरुआत। अब तक उसके सवाल से रुद्र कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है मास्टर, मुझे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ के हर चीज तब से यहाँ है जब से मैं यहाँ हूँ। रुद्र को अपने मास्टर के प्रश्नों की जवाब देते हुए कुछ अजीब सा लग रहा था। ठीक है, ठीक है। अगर मैं तार्किक रूप से सोचती हूँ तो ये स्थान ही अकेला सामान्य बात नहीं है। अगर शिवालय में लिफ्ट होती भी है तो इसमें क्या अजीब बात है? जब रुद्राक्षी ने इसके बारे में सोचा तो वह खुद पर ही हंस पड़ी। मास्टर, इस शिवालय में असीमित ज्ञान है। आपको बस ये सब इसी जगह पर खोजना पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूँ इसे कैसे करना है। ये सब कहते हुए रुद्र ने खुशी से उसका हाथ खींच लिया और उसे एक बड़े से आईने की ओर ले गया। अब आगे, रुद्र ने जब उसे एक आईने के सामने ले जाकर खड़ा किया, उसे आईने को देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो रुद्र और उसके आईने के सामने आते ही आईना जगने लगा था, मानो वह उनके आने से पहले सो रहा था। श्रेया तो बस वही खड़ी आईने को ही घूर रही थी। तभी उसे आईने से एक आवाज सुनाई दी, मास्टर, तुम यहाँ क्या खोजना चाहते हो? ऐसा लग रहा था मानो अभी आईना उससे बात कर रही हो। श्रेया ये सब देखते हुए खुद को बहुत बेबस और हेल्पलेस महसूस करते लगी। इस समय वह मदद के लिए सिर्फ रुद्र को ही देख सकती थी, क्योंकि उसे यहाँ कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। रुद्र अपने मास्टर के इस लुक को समझते हुए वह आईने के सामने आके रुद्राक्षी को उसका परिचय देने लगा। मास्टर, इसका नाम मीरा है। यह इस शिवालय की सारी देखभाल करती है। इतना कहकर वह रुद्राक्षी के तरफ देखने लगा, लेकिन अपने मास्टर को कुछ भी ना समझते हुए पाकर फिर वह कुछ सोचते हुए बोला, मास्टर, मेरा मतलब है कि उसका काम जो है वो आपकी दुनिया के एक लाइब्रेरियन की तरह है। आप उसे बस एक बार कहिए जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, वह आपको उसी मंजिल तक ले जाएगी जहां आपको वह सीखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। मास्टर, आप अभी इसे एक बार स्वयं क्यों नहीं आजमाते हैं? केवल इस स्थान के आप ही उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके सिवा यहाँ कोसी और को कुछ भी नहीं मिलेगा। यह अंतरिक्ष वास्तव में एक उन्नत प्रणाली है। रुद्राक्षी इसके बारे में सोचते हुए प्रभावित महसूस किए जा रही थी। सच में जिसने भी इस शिवालय का निर्माण किया था वह बहुत महान और ताकतवर होगा। फिर कुछ समय बाद, मैं अभी चिकित्सा विषय के बारे में सीखना चाहती हूँ, उसने मीरा से कहा। तभी मीरा की भी जवाब आया, दवा पुष्टि हो गई है। मास्टर, कृपया आप लिफ्ट में प्रवेश करें। मैं आपको अभी सीधे औषधीय तल पर भेजूंगी। तभी लिफ्ट की भी खुलने की आवाज आई। रुद्र के साथ रुद्राक्षी ने लिफ्ट में एक साथ प्रवेश करने के साथ ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। रुद्राक्षी अपने आसपास इधर उधर देखते हुए इस लिफ्ट के बारे में सोचने लगी। यह इस तरह कैसे काम कर रहा है? ये सब वाकई अजीब है। तभी उसे ऐसा लगा कि लिफ्ट एक जगह आके रुक गई है और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। लिफ्ट का दरवाजा पूर्ण रूप से खुल जाने के बाद वह रुद्र के साथ बाहर चली गई। बाहर आने के बाद उसने देखा कि उसके सामने एक ही दरवाजा है। इस कारण से उसने अपना एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर रख के दरवाज़ा खोलने के लिए उसे खींचा।
दरवाजा खुलते ही उसने अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वह एकदम से सहम गई। ये दरवाजा उसको किसी दूसरी दुनिया में ले जाता हुआ लग रहा था। उसके सामने फिर से एक इमारत खड़ी थी। उसने इस बार इस इमारत को पहचान लिया। ये तो उसे एक लैब या अस्पताल जैसा लग रहा है। तभी उसे मीरा की आवाज़ आई, यहाँ आपका स्वागत है मास्टर, ये स्थान एक चिकित्सा जगत है। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या सीखना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने ऑप्शन चुन सकते हैं। इसकी यहाँ कोई सीमा नहीं है। आवाज़ सुनकर रुद्राक्षी ने अपने आसपास देखा और वही पैटर्न वाला दर्पण देखा जो उसे पहले शिवालय में आते समय मिला था। वह आईने के पास गई। जब वह आईने के सामने थी तो उसने केवल अपने प्रतिबिंब ही नहीं बल्कि एक टच स्क्रीन भी देखा। ये दिखने में एक कंप्यूटर जैसा लग रहा था। उस स्क्रीन पर बहुत सारी चिकित्सा विषय दिख रहा था जिन्हें वह अपने लिए चुन सकती है। उसने आयुर्वेदिक हर्ब पर क्लिक किया। मास्टर ने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का विषय चुना था। ये पुष्टि करने के बाद मीरा ने उसे अंदर इमारत में प्रवेश करने को कहने के साथ ही उसे एक कमरे की तरफ इशारा किया जिसे वह लोग सीखने का कमरा कहते हैं। आप वहां बैठकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में सीख सकते हैं। मास्टर एक बात याद रखें, आपके उस कमरे में प्रवेश करते ही पाठ शुरू हो जाएगा। यदि आप पाठ से रुकना चाहते हैं तो बस आप वहां से बाहर आ जाएं। और यदि आपने जो सीखा है उसका अभ्यास करना चाहते हैं तो आप उस प्रायोगिक कक्ष में जा सकते हैं। मीरा ने रुद्राक्षी को समझाया। इस समय रुद्राक्षी वास्तव में इस जगह के अपने असली मालिक से मिलना चाहती थी। यहाँ का व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित नजर आ रही है। इसके बाद अस्पताल की तरह दिखने वाली इमारत की ओर बढ़ते हुए उसने वहां पर प्रवेश किया और उसे वह कमरा भी मिला जिसे सीखने का कमरा कहा जाता है। वह कमरे में जाकर एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, वहां पर एक बड़ी स्क्रीन आवाज करते हुए दिखाई दिए। आवाज ने बिना समय गवाए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में अपना व्याख्यान देना शुरू कर दिया। इस समय रुद्राक्षी खुद को एक कॉलेज की छात्रा की तरह महसूस कर रही थी। ये सबक उसके लिए बहुत मददगार थी। जड़ी बूटियों के बारे में जानने के लिए जड़ी बूटियों को जानना बहुत आवश्यक है। इन सब के अलावा अवलोकन, स्पर्श, गंध और यहाँ तक कि स्वाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान जब वाणी ने जड़ी बूटी के बारे में उसे व्याख्यान दे रहा था तब उसने उसे सच्ची जड़ी बूटियाँ भी दी गई थी। रुद्र अपने मास्टर के पास चुपचाप बैठते हुए ही अपने मास्टर को देख रहा था। वह देख सकता था कि इस स्पेस के कारण उसके मास्टर काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। उसे अब विश्वास था कि उसके मास्टर यहाँ प्रतिदिन आएंगे। भले ही उसके मास्टर उसके साथ खेलने में समय न व्यतीत करे, लेकिन फिर भी जब वह उसके साथ थी तो वह पूरी तरह से संतुष्ट था। ऐसे ही 3 घंटे बाद रुद्राक्षी अपने जगह से खड़ी होकर अपने शरीर को फैला लिया। उसने करीब 3 घंटे तक लेक्चर सुना था। आपके व्याख्यान के लिए धन्यवाद। वह अपने सामने के स्क्रीन पर झुक गई और उस कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगता है अब बाहर जाने का समय हो गया है। मुझे अंतरिक्ष में प्रवेश किए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। चलते समय वह ये बोलते वेलते अपने शरीर को स्ट्रेच करती रहती हैं। तभी उसे रुद्र का सैड सा आवाज सुनाई दिया, मास्टर मैं ये बताना भूल गया था कि इस अंतरिक्ष में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग है। बाहर का एक दिन अंदर के 3 दिनों के बराबर है। मास्टर ने इस जगह में केवल 3 घंटे ही बिताए हैं, जिसका मतलब है कि बाहर अभी केवल 1 घंटा ही हुआ है। क्या वास्तव में ये बहुत ही सुविधाजनक है। रुद्राक्षी पहले तो शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर वह उत्साहित होकर रुद्र से बोली, मैं यहाँ 1 घंटे और बिताना चाहता हूँ। फिर कुछ सोचते हुए, है मम्म मैंने शिवालय के बाहर एक छोटे से बगीचे जैसा कुछ देखा था, तो अब हम वहाँ जाकर देखें। उसने एक प्यारा सा फेस बनाते हुए रुद्र को देखकर कहा। रुद्र अपने मास्टर को अपने आंखें बड़े बड़े करके देख रहा था। अभी उसका मास्टर एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था जिसे खेलने के लिए कुछ दिलचस्प मिल गया हो। लेकिन जब वह अंतरिक्ष से बाहर थी तो ये बहुत ही अलग था। शिवालय से बाहर आते हुए रुद्राक्षी अपने सामने एक छोटा सा बगीचा देखा। लेकिन जब वह बगीचे के पास आई तो वह कोई छोटा बगीचा नहीं था। ये बहुत ही बड़ा था। इसमें कई तरह के पौधे लगे हुए थे, जैसे कि संतरा, सेब, यहाँ तक कि अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल भी यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी लगाई गई है।
उसने रुद्र की तरफ देखते हुए पूछा, किसने उन्हें यहाँ पर लगाया है? जब तक कि वे इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं तब तक उनकी देखभाल किसने की है? अपने मास्टर के सवाल सुनकर रुद्र ने अपनी नाक खुजलाते हुए थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, मैंने ही उस बीज का उपयोग करते हुए लगाया जो पिछले मास्टर ने मेरे पास छोड़ा दिया था। ये सब मेरा शौक है। ओह मास्टर, आप उन्हें ले सकते हैं, या फिर आप उन्हें खा या बाहर बेच भी सकते हैं। उसने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। वास्तव में यह आपकी ही कड़ी मेहनत है। बेशक रुद्राक्षी इस समय झिझक महसूस कर रही थी। इसका कारण ये था कि रुद्र ने पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है। मास्टर, आप बस उन्हें ले लीजिए, वैसे भी उन्हें कोई भी नहीं खाता है। मैंने तो उन्हें बहुत समय पहले ही लगाया था। वे अच्छी तरह से बढ़ते रहे जब तक कि वे एक निश्चित बिंदु पर नहीं रुक गए, लेकिन फल और सब्जियां सभी अभी भी ताज़ा हैं और सड़ी नहीं हैं। वाह, ये बहुत दिलचस्प से। मुझे भी कुछ कोशिश करने दो। ये करते हुए रुद्राक्षी ने एक स्ट्रॉबेरी उठाकर अपने मुंह में भर लिया। स्ट्रॉबेरी खाते हुए उसने जोर से आवाज़ की, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। यह बाहरी दुनिया से बहुत बेहतर है। रुद्राक्षी ने खुशी से फलों को खाना शुरू किया। यहाँ तक कि रुद्र, जो कभी नहीं खाते, उसके साथ मिलकर वह भी फल खाने लगा। ऐसे ही कुछ फल खाने के बाद दोनों फिर से एक साथ बगीचे में घूमने लगे। अच्छा, ये बगीचा तो सच में बहुत बड़ा है। इसे बाहरी दुनिया में खेत कहते हैं। यहाँ न केवल फल और दैनिक सब्जियां हैं, यहाँ तक कि जंगली सब्जियां जो केवल पहाड़ों में ही जीवित रहती हैं, ऐसी बड़ी सब्जियां भी यहाँ लगाई गई हैं। रुद्र, क्या तुम सतसी में चाहते हो कि मैं ये सब ले जाऊं? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मास्टर, यदि आप इसे नहीं ले जाते हैं तो ये सब यहीं ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए आप ये सब ले जाकर बेच सकते हैं। ये सब आपको पैसा कमाने में मदद कर सकता है। अंतरिक्ष के बाहर आपकी दुनिया बहुत कठोर है। पैसे के बिना आप वहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। रुद्र एक वयस्क की तरह रुद्राक्षी को सलाह दे रहा था। रुद्र की इस तरह बात करने से रुद्राक्षी के दिल में एक गर्माहट सा महसूस हुआ जो उसके पिछले जन्म के कारण कहीं गायब हो गया था। उसकी पिछली जन्म में भी ऐसा ही था, लेकिन वह तब ऐसा महसूस करती थी जब उसके दादा उसके साथ होते थे। पर इस जन्म में तो उसे उसके दादा का कुछ और ही रूप देखने को मिला। वह अपनी हाथ नीचे करके रुद्र के गालों को सहलाने लगी। मास्टर, तुम ये क्या कर रहे हो? रुद्र को तो कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए उसे लगा कि उसके मास्टर अब अजीब से बिहेव कर रहा है। कुछ नहीं। जब उसने देखा कि रुद्र उसे अजीब तरह से देख रहा है तो वह जोर से हंस हुए बोली, मैं ये सब ले जाऊंगा रुद्र। रुद्र ने भी तपाक से जवाब दिया, मास्टर, आप जितने चाहो ले जा सकते हो। ठीक है, मैं अभी यह सब नहीं ले जा सकता। मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ। अभी अगर मैं ये सब ले गई तो लोग मुझ पर संदेह करेंगे और यह जानने को उत्सुक होंगे कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। इसलिए मैं सोचूंगा कि किसी से संदेह किए बिना इन फलों और सब्जियों को कैसे निकाला जाए। कुछ समय ऐसे ही रुद्र के साथ समय बिताने के बाद उसने रुद्र से कहा, रुद्र, में बेहतर होगा कि अभी इस जगह से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर सब परेशान हो जाएंगे। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। उसने फिर जल्दी से रुद्र के गाल को चूमा और अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र, जिसको अभी अपने मास्टर से चुंबन प्राप्त हुआ था, वह तो वहां खड़े एक बेवकूफ़ की तरह खुद को महसूस कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसका गाल भी लाल होने लगा। चैप्टर 20 सारे क्लास के सामने तारा की बेइज्जती। अब तक ठीक है, मैं अभी यह सब नहीं ले जा सकता। मैं तो अभी हॉस्पिटल में हूँ। अभी अगर मैं ये सब ले गई तो लोग मुझ पर संदेह करेंगे और यह जानने को उत्सुक होंगे कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। इसलिए मैं सोचूंगा कि किसी से संदेह किए बिना इन फलों और सब्जियों को कैसे निकाला जाए। कुछ समय ऐसे ही रुद्र के साथ समय बिताने के बाद उसने रुद्र से कहा, रुद्र, में बेहतर होगा कि अभी इस जगह से बाहर निकल जाओ, नहीं तो फिर सब परेशान हो जाएंगे। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। उसने फिर जल्दी से रुद्र के गाल को चूमा और अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र, जिसको अभी अपने मास्टर से चुंबन प्राप्त हुआ था, वह तो वहां खड़े एक बेवकूफ़ की तरह खुद को महसूस कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसका गाल भी लाल होने लगा। अब आगे
जब तक रुद्राक्षी के चेतना उसके अंतरिक्ष से बाहर आई तब तक सुबह हो चुकी थी। उसने बिस्तर से उठकर अपने परिवार को देख के सभी को सुबह का अभिवादन किया और देखा कि सभी नाश्ते के लिए उसके जागने का ही इंतजार कर रहे थे। ये देखकर उसे बहुत अतसा लगा। फिर वह जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को साफ करने के बाद आकर सबके साथ खाने के लिए सोफे पर बैठ गई। उसके बैठने के बाद उसकी माँ ने उसके लिए भी प्लेट में खाना सर्व किया। उसने देखा कि खाना बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ये देखकर ही उसको जोरों की भूख लगने लगी, जिससे उसके पेट से भी जोरों के दहाड़ने की आवाज़ आने लगी। जिसे सुनकर सब हंस पड़े। इधर रुद्राक्षी को तो बहुत शर्म आ रहा था। वह तो मन ही मन खुद को ही दतने लगी कि खाना देखकर क्यों उसे रहा नहीं गया। फिर उसने सोचा अब जो हो गया वह तो बदल नहीं सकता है ना, इसलिए वह अभी एक ही काम कर सकती थी, जो है वह बैठकर चुपचाप अपना खाना खाना। तभी दादाजी ने सबको दांत कर चुप करा दिया। फिर रुद्राक्षी तरफ देखकर कहा, प्रिंसेस तुम उनको अपने दिल में मत लो, तुम बस आराम से खाना खाओ। तुमने 3 डे से कुछ भी नहीं खाया और हाउस में आने के बाद भी कुछ नहीं खा पाई थी, इसलिए आराम से अपना पेट भरकर खाओ। फिर सबके तरफ देखकर कहा, सबके खाना खत्म होने के बाद हम सब घर जा रहे हैं और तुम तीनों भाई जाकर हमारी प्रिंसेस के घर आने और उसके कमरे की तैयारी करो। बाकी हम सब हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद प्रिंसेस को लेकर घर आ जाएंगे। ठीक है, सब ने अपना सर हिला दिया। गर्म नाश्ता करने के बाद सब लोग दादाजी के कहे अनुसार अपना अपना काम करने के लिए चले गई। ऐसे ही रुद्राक्षी की बॉडी के सभी परीक्षण फिर से करने के बाद सभी बाहर ही डिनर करके अपने घर चले गई। घर पहुंचकर सभी लोग अपने अपने रूम में चले गई। सभी बहुत थके हुए थे, लेकिन रुद्राक्षी को कोई अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए ये जिम्मा उसके भाइयों ने अपने ऊपर ले लिया। उन तीनों ने ही उसे उसके कमरे में ले जाकर कंबल ओढ़ाकर उसे सुलाकर तीनों उसके कमरे में रखे हुए सोफे जाकर उल्टा सीधा होकर सो गई। रुद्राक्षी भी दवाई के असर से बिस्तर पर आते ही सो गई थी। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गई। उसके तीनों भाई, माँ, पापा, छोटे पापा और माँ सभी मुंबई वापस जा चुके हैं। अभी वह यहाँ सिर्फ अपने दादा और एक नौकरानी के साथ रह रही थी। आज वह स्कूल वापस से जा रही थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करके नाश्ता करने के बाद स्कूल पैदल चलते हुए चली गई। गनीमत रही कि इसके स्कूल अभी घर के पास ही में है। वह परिवहन शुल्क पर अपना बहुत पैसा बचा सकती है। वह किसी से भी पैसा नहीं मांगना चाहती थी, उसे खुद कुछ करना था। जो भी हो, वह आज बेहद अच्छे मूड के साथ अपने क्लास में चली गई। लेकिन क्लास में प्रवेश करते हुए उसने देखा कि वह कक्षा में जाने के लिए काफ़ी चौंक गई थी। उसने यहाँ जो देखा वह एक भारी स्थिति थी। आज उसके सभी सहपाठियों ने प्रसन्न दृष्टि से उसका अभिवादन किया और उनमें से कुछ ने तो उसे एक दयनीय दृष्टि से देखा। वह अभी बहुत भ्रमित महसूस कर रही थी। उसका अब तक समझ नहीं आ रहा था। वह अपने मन में ही बड़बड़ाने लगी, आज इन लोगों को क्या हो गया है? क्या वे सब पागल हो गए हैं या फिर कुछ और बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तारा के सौतेली बहन हो। तारा ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। उसने तो ऐसा दिखाया जैसे तुम उसकी बहन होने के बावजूद भी उसके लिए एक अजनबी हो। एक लड़की आगे आकर बोली। ये वही 3 लड़कियों में से एक थी जो रुद्राक्षी को हमेशा क्लास में धमकाया करती थी। मैं सच कहूँ तो उसने ही मुझसे एक बार कहा था कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। हम तीनों को इसके लिए खेद है, हमने बिना सत्य जाने तुम्हें इतना परेशान किया। धमकाने वाली तिकड़ी की दूसरी लड़की ने भी कबूल किया। दबंग तिकड़ी की बातें सुनकर क्लास में हल्ला मच गया। उनके बात सुनकर रुद्राक्षी आखिरकार समझ गई कि यह क्या हो रहा है। तथ्य यह है कि वह कपूर परिवार की सौतेली बेटी थी। उसने सोचा, हो सकता है कि स्कूल के कोई स्टूडेंट या उनके परिवार का कोई व्यक्ति उस समय हॉस्पिटल में हो जहां पर उसे एडमिट किया था। फिर उसने उनको जवाब दिया, ठीक है, मुझे वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं है। अब इस बारे में सभी को पता हो तो ही अच्छा है। रुद्राक्षी ने अपने ही विचारों का जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने उन तीनों को देखकर कहा, ये सब ठीक है, आपकी माफ़ी मैंने स्वीकार कर ली है। वह तीनों लड़कियों को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उसने फिर अपने सभी सहपाठियों की ओर देखकर बोली,
ये सब सच है कि मैं कपूर परिवार की सौतेली बेटी थी, लेकिन अब मैंने पहले से ही उनसे अपने सारे नाते तोड़ लिया है। अब से मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है। कृतघ्न कुतिया, ये तो कपूर परिवार होना चाहिए जिसने तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ दिए हो। कपूर परिवार को तुम जैसे कुतिया को फिर कभी अपनाना नहीं चाहिए। जोर से चीखने की आवाज ने इस समय सबको चौंका दिया था। हाँ, वह निता है, तारा की सबसे अच्छी दोस्त और ससुरी बहन। इस समय तारा पूरी तरह से एक सफ़ेद कमल के रूप में अपने दयनीय अभिनय के साथ निता के पीछे खड़ी थी। तो फिर आप कपूर परिवार की सौतेली बेटी बनने की कोशिश करके उनकी गुलाम बन सकते हैं और उनसे हर रोज मार खा सकते हैं। ये कहते हुए रुद्राक्षी ने निता को एक ठंडी आवाज दी। यदि आप ये सब सहन कर सकते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको प्रणाम करूंगी। इसके बाद वह जाके अपनी सीट पर बैठ गईं। रुद्राक्षी के बातों से उसके सभी सहपाठी अवाक रह गए। फिर कुछ पलों के बाद वे सभी उसके जवाब पर हंसने लगे। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह की मजाक भी उड़ा सकती है। तारा ने अपनी उंगली ओ की तब तक मुट्ठी बनाई रखी जब तक कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। वह खुद पर कुछ मजाकिया नजरें देख सकती थी जो उसके सहपाव से आ रही थी। ये सब उस कुतिया के कारण हुआ था। हाँ, वही कुतिया। कुतिया, कुतिया, कुतिया। उसने अपने मन में रुद्राक्षी को कई बार कोसा। रुद्राक्षी जो पिछली पंक्ति में बैठी हुई थी, उसने देखा कि तारा उसकी उंगलियों से मुट्ठी बनाई हुई है। उसने तो अभी के लिए ये भी भविष्यवाणी की थी कि तारा इस समय जरूर उसे ही कोस रही होगी। ये देखकर उसने बस उन दो बहनों पर उपहास किया। श्रेया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तारा रुद्राक्षी की सीट के पास आकर एक दयनीय दृष्टि से पूछा। कृपया जो बोलना है बोलें। और हाँ मिस तारा, अब से मेरा नाम श्रेया नहीं रुद्राक्षी है, तो दोबारा अगर तुम्हें मुझे बुलाना हो तो कृपया मुझे रुद्राक्षी कहकर बुलाए। रुद्राक्षी तारा को जरा सा भी चेहरा नहीं दे रही थी। इस समय तारा बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को निगलते हुए रुद्राक्षी से कहा, क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं? इस समय रुद्राक्षी ने तारा पर एक नज़र डाली। आप अभी क्या करने की प्रयास कर रहे हैं? उसने फिर अपने मन में सोचा, हम ठीक है, चलो तुम्हारे अनुरोध से सहमत होती हूँ और देखती हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास क्या योजना है। वह अपने चीत से खड़ी होकर तारा को कोई जवाब दिए बिना क्लास से बाहर चलते हुए स्कूल के बगीचे में आ गई। फिर उसने पीछे घूमकर तारा को देखा जो उसके पीछे ही खड़ी थी। अब तुम्हें जो बात करनी है करो। हम अभी जो भी बात करेंगे यहाँ हमें कोई नहीं सुन सकता है। अपनी बात कहने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए जल्दी शुरू करो। ये कहते हुए उसने अपनी बाहें पार कर लीं। तारा ने अपने होंठों को काट लिया। वह अपने मन में कहती है, ये कुटिया तो अधिक से अधिक अहंकारी होती जा रही है। क्या हक है उसे मेरे सामने इतना घमंडी बर्ताव करने की? 9 मिनट, समय बीता जा रहा है। अपना ये समय बर्बाद मत करो। उसे ऐसे भूत की तरह बिना बोले खड़ा देखकर रुद्राक्षी ने उसे चेतावनी दी। तुम इस तरह हमारे साथ अपने संबंध नहीं तोड़ सकती। भले ही हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, फिर भी हम तुम्हारे परिवार हैं। हम सब अभी भी बदल सकते हैं। हम तुमसे पहले से भी बहुत ज़्यादा अतसे से व्यवहार करने का वादा कर सकते हैं। तुम सिर्फ एक लड़की हो। ये तुम्हारे दूसरों के साथ रहना बुद्धिमानी भरी डिसीजन नहीं है। तारा ने अपने दिल में अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश करते हुए एक मुस्कुराहट के साथ बोला। उसने कभी भी परवाह नहीं की कि यह कुतिया कहाँ रहती है, जीती है या मर जाती है। उसे तो बस उसके पापा से दिए हुए वह पैसे वापस लेना था। नहीं, मुझे अब आप सब के अतसे व्यवहार नहीं चाहिए। रुद्राक्षी ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। क्या? तारा को उसके इस अस्वीकृति की उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी रुद्राक्षी अपने पापा और दादाजी से कितना प्यार करती है। तो क्या हो गया, उसने मना क्यों कर दिया? क्या तुम सच में बहरे हो? मैंने कहा कि मैं अब ये सब नहीं चाहती। अतसा तुम ही एक बात बताओ, मैं उस स्थान पर वापस क्यों जाऊं जहां से मैं कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी? ये कहते हुए उसने उन सब का उपहास किया। वो तारा के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, यह मत सोचो कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दादाजी ने मुझे तुम्हारे परिवार से बसाते समय मिस्टर रेहान कपूर से मुआवजे के तौर पर 300 करोड़ मेरे नाम पर ले लिया था। ये कहते हुए वह तारा पर बुरी तरह से मुस्कुराते हुए वापस अपने क्लास में चली गई।